विरोधाभास पर। वस्तुओं में विरोधाभास का नियम अर्थात विपरीतताओं की एकता का नियम भौतिकवादी द्वंद्वात्मकता का मूल नियम है। लेनिन ने कहा, उचित अर्थ में द्वंद्ववाद वस्तुओं के सार में विरोधाभास का अध्ययन है। लेनिन अक्सर इस नियम को द्वंद्वात्मकता का सार कहते थे, उन्होंने इसे द्वंद्वात्मकता का मूल भी कहा। इसलिए इस कानून का अध्ययन करते समय हम कई तरह के प्रश्नों, कई दार्शनिक समस्याओं को छूने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। यदि हम इन सभी समस्याओं पर स्पष्ट हो सकें तो हम भौतिकवादी द्वंद्वात्मकता की मौलिक समझ पर पहुंच जाएंगे। समस्याएं हैं। दो विश्व दृष्टिकोण, विरोधाभास की सार्वभौमिकता, विरोधाभास की विशिष्टता, प्रमुख विरोधाभास और विरोधाभास का प्रमुख पहलू, विरोधाभास के पहलुओं की पहचान और संघर्ष, और विरोधाभास में विरोध का स्थान। हाल के वर्षों में सोवियत दार्शनिक हलकों में डेबोरिन स्कूल के आदर्शवाद की जिस तरह से आलोचना की गई है, उसने हमारे बीच गहरी दिलचस्पी पैदा की है। डेबोरिन के आदर्शवाद ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत बुरा प्रभाव डाला है, और यह नहीं कहा जा सकता है कि हमारी पार्टी में हठधर्मिता की सोच उस स्कूल के दृष्टिकोण से असंबंधित है। इसलिए दर्शनशास्त्र के हमारे वर्तमान अध्ययन का मुख्य उद्देश्य हठधर्मितावादी सोच का उन्मूलन होना चाहिए। दो विश्व दृष्टिकोण मानव ज्ञान के पूरे इतिहास में ब्रह्मांड के विकास के नियम के संबंध में दो अवधारणाएं रही हैं, आध्यात्मिक अवधारणा और द्वंद्वात्मक अवधारणा, जो दो विरोधी विश्व दृष्टिकोण बनाती हैं। लेनिन ने कहा, विकास की दो बुनियादी या दो संभव या दो ऐतिहासिक रूप से देखने योग्य अवधारणाएं हैं, विकास कमी और वृद्धि के रूप में, दोहराव के रूप में, और विपरीतों की एकता के रूप में। विकास एकता का पारस्परिक रूप से अनन्य विपरीत और उनके में विभाजन पारस्परिक संबंध। यहाँ लेनिन का आशय इन दो भिन्न विश्व दृष्टिकोणों से था। चीन में तत्वमीमांसा का दूसरा नाम हवेन हसुए है। इतिहास में एक लंबी अवधि के लिए, चाहे चीन में हो या यूरोप में, सोचने का ये तरीका, जो आदर्शवादी विश्व दृष्टिकोण का अभिन्न अंग है, मानव विचार में एक प्रमुख स्थान रखता था। यूरोप में अपने शुरुआती दिनों में पूंजीपति वर्ग का भौतिकवाद भी आध्यात्मिक था। जैसे जैसे कई यूरोपीय देशों की सामाजिक अर्थव्यवस्था अत्यधिक विकसित पूंजीवाद के चरण में आगे बढ़ी, जैसे जैसे उत्पादन की ताकतें, वर्ग संघर्ष और विज्ञान इतिहास में अभूतपूर्व स्तर तक विकसित हुए, और औद्योगिक सर्वहारा वर्ग ऐतिहासिक विकास में सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति बन गया, भौतिकवादी द्वंद्वात्मकता का मार्क्सवादी विश्व दृष्टिकोण उभरा। फिर खुले और नंगे चेहरे वाले प्रतिक्रियावादी आदर्शवाद के अलावा भौतिकवादी द्वंद्ववाद का विरोध करने के लिए पूंजीपति वर्ग के बीच अश्लील विकासवाद का उदय हुआ। आध्यात्मिक या अशिष्ट विकासवादी विश्व दृष्टिकोण चीजों को अलग थलग, स्थिर और एकतरफा देखता है। ये ब्रह्मांड में सभी चीजों, उनके रूपों और उनकी प्रजातियों को एक दूसरे से शाश्वत रूप से अलग और अपरिवर्तनीय मानता है। ऐसा परिवर्तन केवल मात्रा में वृद्धि या कमी या स्थान परिवर्तन ही हो सकता है। इसके अलावा इस तरह की वृद्धि या कमी या स्थान परिवर्तन का कारण चीजों के अंदर नहीं बल्कि उनके बाहर होता है, यानी प्रेरक शक्ति बाहरी होती है। तत्वमीमांसाकारों का मानना है कि ब्रह्मांड में सभी विभिन्न प्रकार की चीजें और उनकी सभी विशेषताएं तब से एक जैसी हैं जब से वे अस्तित्व में आई हैं। बाद के सभी परिवर्तन केवल मात्रा में वृद्धि या कमी के रूप में हुए हैं। उनका तर्क है कि कोई चीज केवल एक ही तरह की चीज के रूप में खुद को दोहराती रह सकती है और किसी अलग चीज में नहीं बदल सकती। उनकी राय में पूंजीवादी शोषण, पूंजीवादी प्रतिस्पर्धा, पूंजीवादी समाज की व्यक्तिवादी विचारधारा इत्यादि, ये सभी प्राचीन दास समाज में या यहाँ तक कि आदिम समाज में भी पाए जा सकते हैं और हमेशा अपरिवर्तित रहेंगे। वे सामाजिक विकास का कारण भूगोल और जलवायु जैसे समाज के बाहरी कारकों को बताते हैं। वे किसी चीज के बाहर अति सरलीकृत तरीके से उसके विकास के कारणों की खोज करते हैं, और वे भौतिकवादी द्वंद्ववाद के उस सिद्धांत को नकारते हैं जो मानता है कि विकास किसी चीज के अंदर के विरोधाभासों से उत्पन्न होता है। नतीजतन वे न तो चीजों की गुणात्मक विविधता की व्याख्या कर सकते हैं, न ही एक गुणवत्ता के दूसरे में बदलने की घटना की। यूरोप में सोचने का ये तरीका 17वीं और 18वीं शताब्दी में यांत्रिक भौतिकवाद के रूप में और 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अश्लील विकासवाद के रूप में मौजूद था। चीन में स्वर्ग नहीं बदलता, इसी तरह ताओ भी नहीं बदलता कहावत में आध्यात्मिक सोच का उदाहरण दिया गया था, और इसे लंबे समय तक पतनशील सामंती शासक वर्गों द्वारा समर्थन दिया गया था। पिछले 100 वर्षों में यूरोप से आयातित यांत्रिक भौतिकवाद और अश्लील विकासवाद को पूंजीपति वर्ग का समर्थन प्राप्त है।
आध्यात्मिक विश्व दृष्टिकोण के विपरीत भौतिकवादी द्वंद्वात्मकता का विश्व दृष्टिकोण मानता है कि किसी चीज़ के विकास को समझने के लिए हमें उसका आंतरिक रूप से और अन्य चीज़ों के साथ उसके संबंधों का अध्ययन करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, चीज़ों के विकास को उनकी आंतरिक और आवश्यक आत्मक गति के रूप में देखा जाना चाहिए, जबकि प्रत्येक वस्तु अपनी गति में अपने आसपास की चीज़ों से जुड़ी होती है और उन पर परस्पर क्रिया करती है। किसी वस्तु के विकास का मूल कारण बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है, ये वस्तु के भीतर विरोधाभास में निहित है। प्रत्येक वस्तु में आंतरिक विरोधाभास होता है, इसलिए उसकी गति और विकास होता है। किसी वस्तु के भीतर विरोधाभास उसके विकास का मूल कारण है, जबकि अन्य वस्तुओं के साथ उसका अंतर्संबंध और अंतःक्रिया गौण कारण है। इस प्रकार भौतिकवादी द्वंद्ववाद आध्यात्मिक यांत्रिक भौतिकवाद और अश्लील विकासवाद द्वारा उन्नत बाहरी कारणों या बाहरी प्रेरक शक्ति के सिद्धांत का प्रभावी ढंग से मुकाबला करता है। ये स्पष्ट है कि विशुद्ध रूप से बाहरी कारण केवल यांत्रिक गति यानी पैमाने या मात्रा में परिवर्तन को जन्म दे सकते हैं, लेकिन यह नहीं समझा सकते कि चीज़ें हजारों तरीकों से गुणात्मक रूप से भिन्न क्यों होती हैं और क्यों एक चीज़ दूसरे में बदल जाती है। वास्तव में, बाहरी बल के तहत यांत्रिक गति भी चीज़ों की आंतरिक विरोधाभासिता के माध्यम से होती है। पौधों और जानवरों में सरल वृद्धि, उनका मात्रात्मक विकास भी मुख्यतः उनके आंतरिक विरोधाभासों का परिणाम है। इसी प्रकार, सामाजिक विकास मुख्यतः बाहरी कारणों से नहीं बल्कि आंतरिक कारणों से होता है। लगभग समान भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों वाले देश अपने विकास में अत्यधिक विविधता और असमानता प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा, एक ही देश में महान सामाजिक परिवर्तन हो सकते हैं, हालांकि इसका भूगोल और जलवायु अपरिवर्तित रहता है। साम्राज्यवादी रूस समाजवादी सोवियत संघ में बदल गया और सामंती जापान, जिसने दुनिया के खिलाफ अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, साम्राज्यवादी जापान में बदल गया, हालांकि दोनों देशों के भूगोल और जलवायु में कोई बदलाव नहीं हुआ। लंबे समय से सामंतवाद के प्रभुत्व वाले चीन में पिछले 100 वर्षों में बड़े बदलाव हुए हैं और अब वह एक नए, स्वतंत्र और आज़ाद चीन की दिशा में बदल रहा है, लेकिन अभी भी उसके भूगोल और जलवायु में कोई बदलाव नहीं हुआ है। संपूर्ण पृथ्वी के भूगोल और जलवायु में और इसके हर हिस्से में परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन समाज में होने वाले परिवर्तनों की तुलना में वे महत्वहीन होते हैं। भौगोलिक और जलवायु परिवर्तन हजारों वर्षों में प्रकट होते हैं, जबकि सामाजिक परिवर्तन हजारों, सैकड़ों या दसियों वर्षों में और यहाँ तक कि क्रांति के समय में कुछ वर्षों या महीनों में भी प्रकट होते हैं। भौतिकवादी द्वंद्ववाद के अनुसार, प्रकृति में परिवर्तन मुख्यतः प्रकृति में आंतरिक विरोधाभासों के विकास के कारण होते हैं। समाज में परिवर्तन मुख्यतः समाज में आंतरिक अंतर्विरोधों के विकास के कारण होते हैं, अर्थात उत्पादक शक्तियों और उत्पादन के संबंधों के बीच अंतर्विरोध, वर्गों के बीच विरोधाभास और पुराने और नए के बीच विरोधाभास। यह इन अंतर्विरोधों का विकास है जो समाज को आगे बढ़ाता है और पुराने समाज को नए द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए प्रेरणा देता है। क्या भौतिकवादी द्वंद्ववाद बाहरी कारणों को बाहर करता है? बिल्कुल नहीं। इसका मानना है कि बाहरी कारण परिवर्तन की स्थिति हैं और आंतरिक कारण परिवर्तन का आधार हैं, और बाहरी कारण आंतरिक कारणों से क्रियान्वित होते हैं। एक उपयुक्त तापमान में अंडा मुर्गी में बदल जाता है, लेकिन कोई भी तापमान पत्थर को मुर्गी में नहीं बदल सकता, क्योंकि प्रत्येक का आधार अलग होता है। विभिन्न देशों के लोगों के बीच निरंतर संपर्क बना रहता है। पूंजीवाद के युग में, और विशेष रूप से साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रांति के युग में, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभिन्न देशों की बातचीत और पारस्परिक प्रभाव अत्यंत महान है। अक्टूबर समाजवादी क्रांति ने विश्व इतिहास के साथ साथ रूसी इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। इसने दुनिया के अन्य देशों में आंतरिक परिवर्तनों पर और इसी तरह और विशेष रूप से गहरे तरीके से चीन में आंतरिक परिवर्तनों पर प्रभाव डाला। हालांकि, ये परिवर्तन इन देशों के विकास के आंतरिक कानूनों के माध्यम से प्रभावित हुए थे, जिनमें चीन भी शामिल था। युद्ध में एक सेना विजयी होती है और दूसरी पराजित। जीत और हार दोनों आंतरिक कारणों से निर्धारित होती है। एक विजयी होता है क्योंकि या तो वह ताकतवर है या अपने सक्षम सेनापतित्व के कारण, दूसरा पराजित हो जाता है क्योंकि या तो वह कमजोर है या अपनी अक्षम सेनापतित्व के कारण। आंतरिक कारणों से ही बाहरी कारण सक्रिय होते हैं। 1927 में चीन में बड़े पूंजीपति वर्ग द्वारा सर्वहारा वर्ग की पराजय उस अवसरवाद के माध्यम से हुई जो उस समय चीनी सर्वहारा वर्ग के भीतर ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर पाया जाता था। जब हमने इस अवसरवादिता को समाप्त कर दिया तो चीनी क्रांति फिर से आगे बढ़ने लगी। बाद में चीनी क्रांति को फिर से दुश्मन के हाथों गंभीर झटका लगा, क्योंकि हमारी पार्टी के भीतर दुस्साहस बढ़ गया था। जब हमने इस दुस्साहस को समाप्त कर दिया तो हमारा उद्देश्य एक बार फिर आगे बढ़ गया। इस प्रकार ये देखा जा सकता है कि क्रांति को जीत की ओर ले जाने के लिए
एक राजनीतिक दल को अपनी राजनीतिक लाइन की शुद्धता और अपने संगठन की मजबूती पर निर्भर रहना चाहिए। विभिन्न देशों के लोगों के बीच निरंतर संपर्क बना रहता है। पूंजीवाद के युग में और विशेष रूप से साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रांति के युग में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभिन्न देशों की बातचीत और पारस्परिक प्रभाव अत्यंत महान है। अक्टूबर समाजवादी क्रांति ने विश्व इतिहास के साथ साथ रूसी इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। इसने दुनिया के अन्य देशों में आंतरिक परिवर्तनों पर और इसी तरह और विशेष रूप से गहरे तरीके से चीन में आंतरिक परिवर्तनों पर प्रभाव डाला। हालांकि ये परिवर्तन इन देशों के विकास के आंतरिक कानूनों के माध्यम से प्रभावित हुए थे, जिनमें चीन भी शामिल था। युद्ध में एक सेना विजयी होती है और दूसरी पराजित। जीत और हार दोनों आंतरिक कारणों से निर्धारित होती है। एक विजयी होता है क्योंकि या तो वह ताकतवर है या अपने सक्षम सेनापतित्व के कारण, दूसरा पराजित हो जाता है क्योंकि या तो वह कमजोर है या अपनी अक्षम सेनापतित्व के कारण। आंतरिक कारणों से ही बाहरी कारण सक्रिय होते हैं। 1927 में चीन में बड़े पूंजीपति वर्ग द्वारा सर्वहारा वर्ग की पराजय उस अवसरवाद के माध्यम से हुई जो उस समय चीनी सर्वहारा वर्ग के भीतर ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर पाया जाता था। जब हमने इस अवसरवादिता को समाप्त कर दिया तो चीनी क्रांति फिर से आगे बढ़ने लगी। बाद में चीनी क्रांति को फिर से दुश्मन के हाथों गंभीर झटका लगा क्योंकि हमारी पार्टी के भीतर दुस्साहस बढ़ गया था। जब हमने इस दुस्साहस को समाप्त कर दिया तो हमारा उद्देश्य एक बार फिर आगे बढ़ गया। इस प्रकार ये देखा जा सकता है कि क्रांति को जीत की ओर ले जाने के लिए एक राजनीतिक दल को अपनी राजनीतिक लाइन की शुद्धता और अपने संगठन की मजबूती पर निर्भर रहना चाहिए। विभिन्न देशों के लोगों के बीच निरंतर संपर्क बना रहता है। पूंजीवाद के युग में और विशेष रूप से साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रांति के युग में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभिन्न देशों की बातचीत और पारस्परिक प्रभाव अत्यंत महान है। अक्टूबर समाजवादी क्रांति ने विश्व इतिहास के साथ साथ रूसी इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। इसने दुनिया के अन्य देशों में आंतरिक परिवर्तनों पर और इसी तरह और विशेष रूप से गहरे तरीके से चीन में आंतरिक परिवर्तनों पर प्रभाव डाला। हालांकि ये परिवर्तन इन देशों के विकास के आंतरिक कानूनों के माध्यम से प्रभावित हुए थे, जिनमें चीन भी शामिल था। युद्ध में एक सेना विजयी होती है और दूसरी पराजित। जीत और हार दोनों आंतरिक कारणों से निर्धारित होती है। एक विजयी होता है क्योंकि या तो वह ताकतवर है या अपने सक्षम सेनापतित्व के कारण, दूसरा परास्त हो जाता है क्योंकि या तो वह कमजोर है या अपने अक्षम सेनापतित्व के कारण। आंतरिक कारणों से ही बाहरी कारण सक्रिय होते हैं। 1927 में चीन में बड़े पूंजीपति वर्ग द्वारा सर्वहारा वर्ग की पराजय उस अवसरवाद के माध्यम से हुई जो उस समय चीनी सर्वहारा वर्ग के भीतर ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर पाया जाता था। जब हमने इस अवसरवादिता को समाप्त कर दिया तो चीनी क्रांति फिर से आगे बढ़ने लगी। बाद में चीनी क्रांति को फिर से दुश्मन के हाथों गंभीर झटका लगा क्योंकि हमारी पार्टी के भीतर दुस्साहस बढ़ गया था। जब हमने इस दुस्साहस को समाप्त कर दिया तो हमारा उद्देश्य एक बार फिर आगे बढ़ गया। इस प्रकार ये देखा जा सकता है कि क्रांति को जीत की ओर ले जाने के लिए एक राजनीतिक दल को अपनी राजनीतिक लाइन की शुद्धता और अपने संगठन की मजबूती पर निर्भर रहना चाहिए। चीनी क्रांति को फिर से दुश्मन के हाथों गंभीर झटका लगा क्योंकि हमारी पार्टी के भीतर दुस्साहस बढ़ गया था। जब हमने इस दुस्साहस को समाप्त कर दिया तो हमारा उद्देश्य एक बार फिर आगे बढ़ गया। इस प्रकार ये देखा जा सकता है कि क्रांति को जीत की ओर ले जाने के लिए एक राजनीतिक दल को अपनी राजनीतिक लाइन की शुद्धता और अपने संगठन की मजबूती पर निर्भर रहना चाहिए। चीनी क्रांति को फिर से दुश्मन के हाथों गंभीर झटका लगा क्योंकि हमारी पार्टी के भीतर दुस्साहस बढ़ गया था। जब हमने इस दुस्साहस को समाप्त कर दिया तो हमारा उद्देश्य एक बार फिर आगे बढ़ गया। इस प्रकार ये देखा जा सकता है कि क्रांति को जीत की ओर ले जाने के लिए एक राजनीतिक दल को अपनी राजनीतिक लाइन की शुद्धता और अपने संगठन की मजबूती पर निर्भर रहना चाहिए। द्वंद्वात्मक विश्व दृष्टिकोण प्राचीन काल में चीन और यूरोप दोनों में उभरा। हालांकि प्राचीन द्वंद्वात्मकता का चरित्र कुछ हद तक सहज और अनुभवहीन था। तत्कालीन प्रचलित सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों में यह अभी तक एक सैद्धांतिक प्रणाली बनाने में सक्षम नहीं था, इसलिए ये दुनिया की पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर सका और इसका स्थान तत्वमीमांसा ने ले लिया। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हेगेल, जो 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में थे, ने द्वंद्ववाद में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन उनका द्वंद्ववाद आदर्शवादी था।
ऐसा तब तक नहीं था जब तक सर्वहारा आंदोलन के महान नायक मार्क्स और एंगेल्स ने मानव ज्ञान के इतिहास में सकारात्मक उपलब्धियों को संश्लेषित नहीं किया था और विशेष रूप से हेगेलियन द्वंद्वात्मकता के तर्कसंगत तत्वों को गंभीरता से अवशोषित किया था और द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद के महान सिद्धांत का निर्माण किया था कि मानव ज्ञान के इतिहास में एक अभूतपूर्व क्रांति घटित हुई। इस सिद्धांत को आगे लेनिन और स्टालिन द्वारा विकसित किया गया था। जैसे ही यह चीन में फैला, इसने चीनी विचार जगत में जबरदस्त परिवर्तन ला दिया। ये द्वंद्वात्मक विश्व दृष्टिकोण हमें मुख्य रूप से सिखाता है कि विभिन्न चीज़ों में विपरीतताओं की गति का निरीक्षण और विश्लेषण कैसे किया जाए और इस तरह के विश्लेषण के आधार पर विरोधाभासों को हल करने के तरीकों को इंगित किया जाए। इसलिए हमारे लिए चीज़ों में विरोधाभास के नियम को ठोस तरीके से समझना सबसे महत्वपूर्ण है। विरोधाभास की सार्वभौमिकता व्याख्या की सुविधा के लिए मैं पहले विरोधाभास की सार्वभौमिकता से निपटूंगा और फिर विरोधाभास की विशिष्टता पर आगे बढ़ूंगा। इसका कारण यह है कि विरोधाभास की सार्वभौमिकता को अधिक संक्षेप में समझाया जा सकता है, क्योंकि भौतिकवादी द्वंद्वात्मक विश्व दृष्टिकोण की खोज के बाद से इसे व्यापक रूप से मान्यता दी गई है और भौतिकवादी द्वंद्ववाद को मानव इतिहास और प्राकृतिक इतिहास के कई पहलुओं का विश्लेषण करने और बदलने के लिए उत्कृष्ट सफलता के साथ लागू किया गया है। मार्क्सवाद के महान रचनाकारों और उत्तराधिकारियों मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन और स्टालिन द्वारा समाज और प्रकृति के कई पहलू सोवियत संघ में, जबकि विरोधाभास की विशिष्टता अभी भी कई साथियों और विशेषकर हठधर्मियों द्वारा ठीक से समझ में नहीं आई है। वे यह नहीं समझते कि विरोधाभास की विशिष्टता में ही विरोधाभास की सार्वभौमिकता निवास करती है। नहीं, वे ये समझते हैं कि क्रांतिकारी अभ्यास के मार्गदर्शन के लिए हमारे सामने मौजूद ठोस चीज़ों में विरोधाभास की विशिष्टता का अध्ययन कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए विरोधाभास की विशिष्टता के अध्ययन पर जोर देना और उसे पर्याप्त विस्तार से समझाना आवश्यक है। इस कारण से चीज़ों में विरोधाभास के नियम के हमारे विश्लेषण में हम पहले विरोधाभास की सार्वभौमिकता का विश्लेषण करेंगे, फिर विरोधाभास की विशिष्टता का विश्लेषण करने पर विशेष जोर देंगे और अंत में विरोधाभास की सार्वभौमिकता पर लौटेंगे। विरोधाभास की सार्वभौमिकता या निरपेक्षता का दोहरा अर्थ है। एक तो ये कि सभी चीज़ों के विकास की प्रक्रिया में विरोधाभास मौजूद रहता है, और दूसरा ये कि प्रत्येक चीज़ के विकास की प्रक्रिया में शुरू से अंत तक विरोधाभासों की गति बनी रहती है। एंगेल्स ने कहा, गति स्वयं एक विरोधाभास है। लेनिन ने विरोधों की एकता के नियम को प्रकृति की सभी घटनाओं और प्रक्रियाओं, मन और समाज सहित में विरोधाभासी, परस्पर अनन्य, विपरीत प्रवृत्तियों की पहचान खोज के रूप में परिभाषित किया। क्या ये विचार सही हैं? हाँ, वे सभी चीज़ों में मौजूद विरोधाभासी पहलुओं की परस्पर निर्भरता और इन पहलुओं के बीच संघर्ष सभी चीज़ों के जीवन को निर्धारित करता है और उनके विकास को आगे बढ़ाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें विरोधाभास न हो। बिना विरोधाभास के कुछ भी अस्तित्व में नहीं होगा। विरोधाभास गति के सरल रूपों, उदाहरण के लिए यांत्रिक गति, और इससे भी अधिक गति के जटिल रूपों का आधार है। एंगेल्स ने विरोधाभास की सार्वभौमिकता को इस प्रकार समझाया, यदि स्थान के साधारण यांत्रिक परिवर्तन में विरोधाभास होता है, तो ये पदार्थ की गति के उच्च रूपों और विशेष रूप से जैविक जीवन और उसके विकास के लिए और भी अधिक सच है। जीवन सटीक रूप से और मुख्य रूप से इसमें निहित है कि प्रत्येक क्षण में एक प्राणी स्वयं होता है और फिर भी कुछ और होता है। इसलिए जीवन भी एक अंतर्विरोध है जो वस्तुओं और प्रक्रियाओं में स्वयं मौजूद होता है और जो लगातार उत्पन्न होता है और स्वयं ही हल हो जाता है, और जैसे ही विरोधाभास समाप्त हो जाता है, जीवन भी समाप्त हो जाता है और मृत्यु प्रवेश कर जाती है। हमने इसी तरह देखा कि विचार के क्षेत्र में भी हम विरोधाभासों से बच नहीं सकते हैं, और उदाहरण के लिए मनुष्य की अंतर्निहित असीमित क्षमता के बीच विरोधाभास ज्ञान और इसकी वास्तविक उपस्थिति केवल उन मनुष्यों में होती है जो बाह्य रूप से सीमित हैं और जिनके पास सीमित अनुभूति है। इसका समाधान कम से कम व्यवहारिक रूप से हमारे लिए अनंत प्रगति में पीढ़ियों का एक अंतहीन उत्तराधिकार है। उच्च गणित के बुनियादी सिद्धांतों में से एक ये विरोधाभास है कि कुछ परिस्थितियों में सीधी रेखाएं और वक्र समान हो सकते हैं, लेकिन निचला गणित भी विरोधाभासों से भरा होता है। लेनिन ने विरोधाभास की सार्वभौमिकता को इस प्रकार चित्रित किया, गणित में जोड़ और विभेदक और अभिन्न, यांत्रिकी में क्रिया और प्रतिक्रिया, भौतिकी में सकारात्मक और नकारात्मक बिजली, रसायन विज्ञान में परमाणुओं का संयोजन और पृथक्करण, सामाजिक विज्ञान में वर्ग संघर्ष, युद्ध में आक्रमण और बचाव, आगे बढ़ना और पीछे हटना, जीत और हार सभी परस्पर विरोधाभासी घटनाएं हैं। एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता। दोनों पहलू एक साथ संघर्ष और परस्पर निर्भरता में हैं, और यह एक युद्ध की समग्रता का गठन करता है, इसके विकास को आगे बढ़ाता है और इसकी समस्याओं का समाधान करता है।
पुरुषों की अवधारणाओं में प्रत्येक अंतर को एक वस्तुनिष्ठ विरोधाभास को प्रतिबिंबित करने वाला माना जाना चाहिए। वस्तुनिष्ठ विरोधाभास व्यक्तिपरक सोच में परिलक्षित होते हैं और यह प्रक्रिया अवधारणाओं के विरोधाभासी आंदोलन का गठन करती है, विचार के विकास को आगे बढ़ाती है और मनुष्य की सोच में समस्याओं को लगातार हल करती है। पार्टी के भीतर विभिन्न प्रकार के विचारों के बीच विरोध और संघर्ष लगातार होता रहता है। ये पार्टी के भीतर वर्गों के बीच और समाज में नए और पुराने के बीच विरोधाभासों का प्रतिबिंब है। यदि पार्टी में कोई विरोधाभास न हो और उन्हें हल करने के लिए कोई वैचारिक संघर्ष न हो तो पार्टी का जीवन समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार यह पहले से ही स्पष्ट है कि विरोधाभास सार्वभौमिक रूप से और सभी प्रक्रियाओं में मौजूद है, चाहे गति के सरल या जटिल रूपों में, चाहे वस्तुनिष्ठ घटना में या वैचारिक घटना में। लेकिन क्या प्रत्येक प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में विरोधाभास भी मौजूद होता है? क्या प्रत्येक वस्तु के विकास की प्रक्रिया में आरंभ से अंत तक विपरीतताओं का आवागमन होता है? जैसा कि सोवियत दार्शनिकों द्वारा इसकी आलोचना करते हुए लिखे गए लेखों से देखा जा सकता है, देबोरिन स्कूल का कहना है कि विरोधाभास किसी प्रक्रिया की शुरुआत में नहीं, बल्कि तभी प्रकट होता है जब यह एक निश्चित चरण तक विकसित हो जाता है। यदि ऐसा होता तो उस चरण से पहले प्रक्रिया के विकास का कारण बाहरी होता, न कि आंतरिक। इस प्रकार देबोरिन बाहरी कारण और तंत्र के आध्यात्मिक सिद्धांतों की ओर लौटता है। ठोस समस्याओं के विश्लेषण में इस दृष्टिकोण को लागू करते हुए देबोरिन स्कूल सोवियत संघ में मौजूदा परिस्थितियों में कुलकों और किसानों के बीच केवल अंतर देखता है, लेकिन विरोधाभास नहीं। इस प्रकार वह पूरी तरह से बुखारिन से सहमत है। फ्रांसीसी क्रांति का विश्लेषण करते हुए यह माना जाता है कि क्रांति से पहले भी तीसरे एस्टेट के भीतर केवल मतभेद थे, लेकिन विरोधाभास नहीं थे, जो श्रमिकों, किसानों और पूंजीपति वर्ग से बना था। देबोरिन स्कूल के ये विचार मार्क्सवाद विरोधी हैं। ये स्कूल यह नहीं समझता कि प्रत्येक अंतर में पहले से ही विरोधाभास होता है और वह अंतर ही विरोधाभास होता है। श्रम और पूंजी दोनों वर्गों के अस्तित्व में आने के बाद से ही विरोधाभास में रहे हैं, केवल शुरुआत में ही यह विरोधाभास तीव्र नहीं हुआ था। सोवियत संघ में मौजूद सामाजिक परिस्थितियों में भी श्रमिकों और किसानों के बीच एक अंतर है और यह अंतर एक विरोधाभास है। हालांकि श्रम और पूंजी के बीच विरोधाभास के विपरीत यह विरोध में तीव्र नहीं होगा या वर्ग का रूप धारण नहीं करेगा। संघर्ष समाजवादी निर्माण के दौरान मजदूरों और किसानों ने एक मजबूत गठबंधन स्थापित किया है और समाजवाद से कम्युनिज्म की ओर आगे बढ़ने के दौरान वे धीरे धीरे इस विरोधाभास को हल कर रहे हैं। प्रश्न विभिन्न प्रकार के विरोधाभासों में से एक है, न कि विरोधाभास की उपस्थिति या अनुपस्थिति का। विरोधाभास सार्वभौमिक और निरपेक्ष है, ये सभी चीज़ों के विकास की प्रक्रिया में मौजूद है और शुरुआत से अंत तक हर प्रक्रिया में व्याप्त है। किसी नई प्रक्रिया के उद्भव से क्या अभिप्राय है? पुरानी एकता अपने घटक विरोधों के साथ अपने घटक विरोधों के साथ एक नई एकता को जन्म देती है, जिसके बाद पुराने को बदलने के लिए एक नई प्रक्रिया उभरती है। पुरानी प्रक्रिया समाप्त होती है और नई प्रक्रिया शुरू होती है। नई प्रक्रिया में नए अंतर्विरोध शामिल होते हैं और अंतर्विरोधों के विकास का अपना इतिहास शुरू होता है। जैसा कि लेनिन ने बताया, मार्क्स ने अपनी पूंजी में विपरीतताओं के इस आंदोलन का एक मॉडल विश्लेषण दिया जो चीज़ों के विकास की प्रक्रिया से शुरू से अंत तक चलता है। ये वह विधि है जिसका उपयोग सभी चीज़ों के विकास का अध्ययन करने में किया जाना चाहिए। लेनिन ने भी इस पद्धति का सही ढंग से प्रयोग किया और अपने सभी लेखन में इसका पालन किया। अपनी पूंजी में मार्क्स सबसे पहले बुर्जुआ वस्तु समाज के सबसे सरल, सबसे सामान्य और मौलिक, सबसे सामान्य और रोजमर्रा के संबंधों का विश्लेषण करते हैं। एक ऐसा संबंध जिसका अरबों बार सामना हुआ है, अर्थात वस्तुओं का आदान प्रदान। इस अत्यंत सरल घटना में बुर्जुआ समाज की इस कोशिका में विश्लेषण से आधुनिक समाज के सभी अंतर्विरोधों या सभी अंतर्विरोधों के कीटाणुओं का पता चलता है। बाद की व्याख्या हमें इन अंतर्विरोधों और इस समाज के आरंभ से लेकर अंत तक इसके अलग अलग हिस्सों के योग में विकास और गति दोनों दिखाती है। लेनिन ने कहा, सामान्य तौर पर द्वंद्वात्मकता की व्याख्या या अध्ययन की पद्धति भी ऐसी ही होनी चाहिए। चीनी कम्युनिस्टों को ये पद्धति अवश्य सीखनी चाहिए, तभी वे चीनी क्रांति के इतिहास और वर्तमान स्थिति का सही ढंग से विश्लेषण कर सकेंगे और इसके भविष्य का अनुमान लगा सकेंगे। 3. विरोधाभास की विशिष्टता। सभी चीज़ों के विकास की प्रक्रिया में विरोधाभास मौजूद है। यह आरंभ से अंत तक प्रत्येक वस्तु के विकास की प्रक्रिया में व्याप्त है। यह विरोधाभास की सार्वभौमिकता और निरपेक्षता है जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। अब आइए विरोधाभास की विशिष्टता और सापेक्षता पर चर्चा करें। इस समस्या का कई स्तरों पर अध्ययन किया जाना चाहिए। सबसे पहले, पदार्थ की गति के प्रत्येक रूप में विरोधाभास की अपनी विशिष्टता होती है।
पदार्थ के बारे में मनुष्य का ज्ञान उसकी गति के रूपों का ज्ञान है, क्योंकि इस संसार में पदार्थ के अलावा कुछ भी गतिमान नहीं है और इस गति को निश्चित रूप धारण करना चाहिए। पदार्थ की गति के प्रत्येक रूप पर विचार करते समय हमें उन बिंदुओं का निरीक्षण करना चाहिए जो इसकी गति के अन्य रूपों के साथ समान हैं, लेकिन जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण और आवश्यक है, जो किसी चीज़ के बारे में हमारे ज्ञान का आधार बनता है, वह ये देखना है कि पदार्थ की गति के इस रूप में क्या विशेष है, अर्थात गति के इस रूप और अन्य रूपों के बीच गुणात्मक अंतर का निरीक्षण करना। जब हम ऐसा कर लेंगे तभी हम चीज़ों के बीच अंतर कर सकते हैं। गति का प्रत्येक रूप अपने आप में अपना विशेष अंतर विरोध समेटे हुए होता है। यह विशेष विरोधाभास उस विशेष सार का निर्माण करता है जो एक चीज़ को दूसरे से अलग करता है। यह आंतरिक कारण है, या जैसा कि इसे कहा जा सकता है, दुनिया में चीज़ों की विशाल विविधता का आधार है। प्रकृति में गति के कई रूप हैं, यांत्रिक गति, ध्वनि, प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत, पृथक्करण, संयोजन इत्यादि। ये सभी रूप एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन अपने सार में प्रत्येक दूसरे से भिन्न है। गति के प्रत्येक रूप का विशेष सार उसके अपने विशेष विरोधाभास से निर्धारित होता है। यह न केवल प्रकृति के लिए बल्कि सामाजिक और वैचारिक घटनाओं के लिए भी सच है। समाज के हर रूप, विचारधारा के हर रूप का अपना विशेष अंतर्विरोध और विशेष सार होता है। विज्ञानों को उनके अध्ययन की संबंधित वस्तुओं में निहित विशेष विरोधाभासों के आधार पर सटीक रूप से विभेदित किया जाता है। इस प्रकार घटना के एक निश्चित क्षेत्र की विशेषता वाला विरोधाभास विज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के लिए अध्ययन का विषय बनता है। उदाहरण के लिए, गणित में धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, यांत्रिकी में क्रिया और प्रतिक्रिया, भौतिकी में सकारात्मक और नकारात्मक बिजली, रसायन विज्ञान में पृथक्करण और संयोजन, सामाजिक विज्ञान में उत्पादन की ताकतें और उत्पादन के संबंध, वर्ग और वर्ग संघर्ष, सैन्य विज्ञान में अपराध और बचाव, दर्शन में आदर्शवाद और भौतिकवाद, आध्यात्मिक दृष्टिकोण और द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण, और इसी तरह ये सभी विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन की वस्तुएं हैं, क्योंकि प्रत्येक शाखा का अपना विशेष विरोधाभास और विशेष सार है। बेशक, जब तक हम विरोधाभास की सार्वभौमिकता को नहीं समझते, हमारे पास चीज़ों की गति या विकास के सार्वभौमिक कारण या सार्वभौमिक आधार की खोज करने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि, जब तक हम विरोधाभास की विशिष्टता का अध्ययन नहीं करते हैं, हमारे पास किसी चीज़ के विशेष सार को निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं है जो इसे अन्य चीज़ों से अलग करता है। किसी चीज़ की गति या विकास के लिए विशेष कारण या विशेष आधार की खोज करने का कोई तरीका नहीं है, और न ही एक चीज़ को दूसरे से अलग करने या विज्ञान के क्षेत्रों का सीमांकन करने का तरीका। जहाँ तक मनुष्य के ज्ञान की गति के क्रम का संबंध है, व्यक्तिगत और विशेष चीज़ों के ज्ञान से लेकर सामान्य चीज़ों के ज्ञान तक हमेशा क्रमिक वृद्धि होती है। मनुष्य कई अलग अलग चीज़ों के विशेष सार को जानने के बाद ही सामान्यीकरण की ओर आगे बढ़ सकता है और चीज़ों के सामान्य सार को जान सकता है। जब मनुष्य इस सामान्य सार का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वह इसे एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करता है और विभिन्न ठोस चीज़ों का अध्ययन करने के लिए आगे बढ़ता है जिनका अभी तक अध्ययन नहीं किया गया है या पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया गया है, और प्रत्येक के विशेष सार की खोज करता है। केवल इसी प्रकार वह उनके सामान्य सार के बारे में अपने ज्ञान को पूरक, समृद्ध और विकसित करने में सक्षम होता है और ऐसे ज्ञान को सूखने या नष्ट होने से रोकता है। अनुभूति की ये दो प्रक्रियाएं हैं, एक विशेष से सामान्य की ओर और दूसरी सामान्य से विशेष की ओर। इस प्रकार अनुभूति हमेशा चक्रों में चलती है और जब तक वैज्ञानिक पद्धति का सख्ती से पालन किया जाता है, प्रत्येक चक्र मानव ज्ञान को एक कदम आगे बढ़ाता है और इसलिए इसे और अधिक गहरा बनाता है। जहां हमारे हठधर्मी इस प्रश्न पर गलती करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे यह नहीं समझते हैं कि हमें विरोधाभास की विशिष्टता का अध्ययन करना होगा और व्यक्तिगत चीज़ों के विशेष सार को जानना होगा, इससे पहले कि हम विरोधाभास की सार्वभौमिकता और सामान्य सार को पर्याप्त रूप से जान सकें। चीज़ें, और दूसरी ओर वे यह नहीं समझते हैं कि चीज़ों के सामान्य सार को जानने के बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए और उन ठोस चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए जिनका अभी तक पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया गया है या जो अभी अभी सामने आए हैं। हमारे हठधर्मी आलसी हड्डी हैं। वे ठोस चीज़ों का कोई श्रमसाध्य अध्ययन करने से इनकार करते हैं। वे सामान्य सत्य को शून्य से उभरता हुआ मानते हैं। वे उन्हें विशुद्ध रूप से अमूर्त अथाह सूत्रों में बदल देते हैं और इस तरह उस सामान्य क्रम को पूरी तरह से नकार देते हैं और उलट देते हैं जिसके द्वारा मनुष्य सत्य को जानता है। न ही वे अनुभूति में दो प्रक्रियाओं के अंतर संबंध को समझते हैं, विशेष से सामान्य तक और फिर सामान्य से विशेष तक। वे ज्ञान के मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में कुछ भी नहीं समझते हैं।
यह न केवल पदार्थ की गति के रूपों की प्रत्येक महान प्रणाली के विशेष विरोधाभास और उसके द्वारा निर्धारित सार का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है, बल्कि प्रत्येक रूप के विकास के लंबे क्रम में प्रत्येक प्रक्रिया के विशेष विरोधाभास और सार का अध्ययन करने के लिए भी आवश्यक है। पदार्थ की गति के प्रत्येक रूप में विकास की प्रत्येक प्रक्रिया जो वास्तविक है, काल्पनिक नहीं, गुणात्मक रूप से भिन्न है। हमारे अध्ययन को इस बिंदु पर जोर देना चाहिए और यहीं से शुरू करना चाहिए। गुणात्मक रूप से भिन्न विरोधाभासों को केवल गुणात्मक रूप से भिन्न तरीकों से ही हल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच के अंतर्विरोध को समाजवादी क्रांति की पद्धति द्वारा हल किया जाता है। जनता के विशाल जनसमूह और सामंती व्यवस्था के बीच विरोधाभास को लोकतांत्रिक क्रांति की पद्धति द्वारा हल किया जाता है। उपनिवेशों और साम्राज्यवाद के बीच विरोधाभास को राष्ट्रीय क्रांतिकारी युद्ध की विधि द्वारा हल किया जाता है। समाजवादी समाज में श्रमिक वर्ग और किसान वर्ग के बीच विरोधाभास को कृषि में सामूहिकीकरण और मशीनीकरण की विधि द्वारा हल किया जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर विरोधाभास को आलोचना और आत्मा आलोचना की पद्धति से हल किया जाता है। समाज और प्रकृति के बीच अंतर्विरोध का समाधान उत्पादक शक्तियों को विकसित करने की विधि द्वारा किया जाता है। प्रक्रियाएं बदलती हैं, पुरानी प्रक्रियाएं और पुराने विरोधाभास गायब हो जाते हैं, नई प्रक्रियाएं और नए विरोधाभास सामने आते हैं, और विरोधाभासों को हल करने के तरीके तदनुसार भिन्न होते हैं। रूस में फरवरी क्रांति द्वारा हल किए गए विरोधाभास और अक्टूबर क्रांति द्वारा हल किए गए विरोधाभास, साथ ही उन्हें हल करने के लिए इस्तेमाल किए गए तरीकों के बीच एक बुनियादी अंतर था। विभिन्न विरोधाभासों को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करने का सिद्धांत वह है जिसका मार्क्सवादी लेनिनवादियों को सख्ती से पालन करना चाहिए। हठधर्मी इस सिद्धांत का पालन नहीं करते। वे यह नहीं समझते कि विभिन्न प्रकार की क्रांतियों में स्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं और इसलिए यह नहीं समझते कि विभिन्न विरोधाभासों को हल करने के लिए अलग अलग तरीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, वे निरपवाद रूप से जिसे वे एक अपरिवर्तनीय सूत्र मानते हैं उसे अपनाते हैं और मनमाने ढंग से इसे हर जगह लागू करते हैं, जो केवल क्रांति को झटका देता है या जो मूल रूप से अच्छी तरह से किया गया था उसे खराब कर देता है। किसी वस्तु के विकास की किसी भी प्रक्रिया में अंतर्विरोधों की विशिष्टता को, उनकी समग्रता या अंतर्संबंधों को प्रकट करने के लिए, अर्थात प्रक्रिया के सार को प्रकट करने के लिए दोनों पहलुओं की विशिष्टता को प्रकट करना आवश्यक है। उस प्रक्रिया में प्रत्येक विरोधाभास, अन्यथा प्रक्रिया का सार खोजना असंभव होगा। इसी प्रकार हमारे अध्ययन में भी इस पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी बड़ी चीज के विकास के क्रम में कई विरोधाभास होते हैं। उदाहरण के लिए, चीन की बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांति के दौरान जहां परिस्थितियां अत्यधिक जटिल हैं, वहां चीनी समाज और साम्राज्यवाद के सभी उत्पीड़ित वर्गों के बीच विरोधाभास, जनता के विशाल जनसमूह और सामंतवाद के बीच विरोधाभास मौजूद है। सर्वहारा और पूंजीपति वर्ग, एक ओर किसान और शहरी निम्न पूंजीपति वर्ग और दूसरी ओर पूंजीपति वर्ग के बीच विरोधाभास, विभिन्न प्रतिक्रियावादी शासक समूहों के बीच विरोधाभास इत्यादि। इन विरोधाभासों को एक ही तरीके से नहीं माना जा सकता क्योंकि प्रत्येक की अपनी विशिष्टता है। इसके अलावा, प्रत्येक विरोधाभास के दो पहलुओं को एक ही तरह से नहीं माना जा सकता क्योंकि प्रत्येक पहलू की अपनी विशेषताएं हैं। हम जो चीनी क्रांति में संलग्न हैं, उन्हें न केवल इन विरोधाभासों की विशिष्टता को उनकी समग्रता में, यानी उनके अंतर्संबंधों में समझना चाहिए, बल्कि समग्रता को समझने के एकमात्र साधन के रूप में प्रत्येक विरोधाभास के दो पहलुओं का भी अध्ययन करना चाहिए। जब हम किसी विरोधाभास के प्रत्येक पहलू को समझने की बात करते हैं तो हमारा मतलब ये समझना है कि प्रत्येक पहलू किस विशिष्ट स्थिति में है, यह अपनी परस्पर निर्भरता में और अपने विपरीत के साथ विरोधाभास में क्या ठोस रूप धारण करता है, और इसके विपरीत के साथ संघर्ष में कौन से ठोस तरीके अपनाए जाते हैं, जब दोनों अन्योन्याश्रित और विरोधाभासी हों और अन्योन्याश्रितता टूटने के बाद भी। इन समस्याओं का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। लेनिन का आशय बस यही था जब उन्होंने कहा कि मार्क्सवाद में सबसे आवश्यक चीज़ मार्क्सवाद की जीवित आत्मा, ठोस स्थितियों का ठोस विश्लेषण है। हमारे हठधर्मियों ने लेनिन की शिक्षाओं का उल्लंघन किया है। वे कभी भी किसी चीज़ का ठोस विश्लेषण करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग नहीं करते हैं, और अपने लेखन और भाषणों में वे हमेशा सामग्री से रहित रूढ़िवादिता का उपयोग करते हैं, जिससे हमारी पार्टी में बहुत खराब कार्यशैली पैदा होती है। किसी समस्या का अध्ययन करते समय हमें व्यक्तिपरकता, एकपक्षीयता और सतीपन से बचना चाहिए। व्यक्तिपरक होने का अर्थ है समस्याओं को वस्तुपरक दृष्टि से न देखना, अर्थात समस्याओं को देखने में भौतिकवादी दृष्टिकोण का प्रयोग न करना। इसकी चर्चा मैंने अपने निबंध अभ्यास पर में की है। एक तरफा होने का मतलब है समस्याओं को चौतरफा न देखना। उदाहरण के लिए, केवल चीन को समझना लेकिन जापान को नहीं, केवल कम्युनिस्ट पार्टी को
लेकिन कोमितांत को नहीं, केवल सर्वहारा को, लेकिन पूंजीपति वर्ग को नहीं, केवल किसानों को, लेकिन जमींदारों को नहीं, केवल अनुकूल परिस्थितियां लेकिन कठिन नहीं, केवल अतीत लेकिन भविष्य नहीं, केवल अलग अलग हिस्से लेकिन संपूर्ण नहीं, केवल खामियां लेकिन उपलब्धियां नहीं, केवल वादी का मामला लेकिन प्रतिवादी का नहीं, केवल भूमिगत क्रांतिकारी कार्य लेकिन नहीं खुला क्रांतिकारी कार्य, इत्यादि। एक शब्द में, इसका मतलब विरोधाभास के दोनों पहलुओं की विशेषताओं को न समझना है। किसी समस्या को एक तरफा देखने से हमारा यही मतलब है, या इसे आंशिक रूप से देखना कहा जा सकता है, लेकिन पूरा नहीं, पेड़ों को देखना लेकिन जंगल को नहीं। इस तरह किसी अंतर्विरोध को हल करने का तरीका खोजना असंभव है। क्रांति के कार्यों को पूरा करना, कार्यों को अच्छी तरह से पूरा करना या आंतरिक पार्टी वैचारिक संघर्ष को सही ढंग से विकसित करना असंभव है। जब सन वू तजू ने सैन्य विज्ञान पर चर्चा करते हुए कहा, दुश्मन को जानो और खुद को जानो, और तुम हार के खतरे के बिना 100 लड़ाइयां लड़ सकते हो, वह एक युद्ध में 2 पक्षों का जिक्र कर रहे थे। तांग राजवंश के वेई चेंगी ने भी एक तरफापन की गलती को समझा जब उन्होंने कहा, दोनों पक्षों को सुनो और तुम प्रबुद्ध हो जाओगे, केवल एक पक्ष पर ध्यान दो और तुम वंचित हो जाओगे। लेकिन हमारे साथी अक्सर समस्याओं को एक तरफा तरीके से देखते हैं और इसलिए उन्हें अक्सर रुकावटों का सामना करना पड़ता है। शुई हु चुवान उपन्यास में सुंग चियांग ने 3 बार चू गांव पर हमला किया। 2 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा क्योंकि वह स्थानीय परिस्थितियों से अनभिज्ञ थे और गलत तरीके का इस्तेमाल करते थे। बाद में उन्होंने अपना तरीका बदल लिया। सबसे पहले उन्होंने स्थिति की जांच की और उन्होंने खुद को सड़कों की भूल भुलैया से परिचित कराया। फिर उन्होंने ली हु और चू गांवों के बीच गठबंधन को तोड़ दिया और अपने लोगों को भेष बदलकर दुश्मन के शिविर में इंतजार करने के लिए भेजा। इसी तरह की एक रणनीति का उपयोग करते हुए विदेशी कहानी में ट्रोजन हॉर्स की और तीसरी बार उन्होंने जीत हासिल की। शुई हु चुवान में भौतिकवादी द्वंद्वात्मकता के कई उदाहरण हैं, जिनमें से चू गांव पर 3 हमलों का प्रकरण सर्वश्रेष्ठ में से एक है। लेनिन ने कहा, वास्तव में किसी वस्तु को जानने के लिए हमें उसके सभी पक्षों, सभी कनेक्शनों और मध्यस्थताओं को अपनाना, अध्ययन करना होगा। हम इसे कभी भी पूरी तरह हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन सर्वपक्षीयता की मांग गलतियों और कठोरता के खिलाफ सुरक्षा है। हमें उनकी बातें याद रखनी चाहिए। साथी होने का अर्थ है न तो किसी विरोधाभास की विशेषताओं पर उसकी समग्रता में विचार करना और न ही उसके प्रत्येक पहलू की विशेषताओं पर। इसका अर्थ है किसी चीज की गहराई से जांच करने और उसके विरोधाभास की विशेषताओं का सूक्ष्मता से अध्ययन करने की आवश्यकता को नकारना, बल्कि केवल दूर से देखना और किसी न किसी रूपरेखा पर नजर डालने के बाद तुरंत विरोधाभास को हल करने का प्रयास करना, किसी प्रश्न का उत्तर देना, सुलझाना, कोई विवाद कार्य संभालना या किसी सैन्य अभियान का निर्देशन करना। काम करने के इस तरीके से परेशानी पैदा होना तय है। चीन में हठधर्मी और अनुभववादी कामरेडों ने जो गलतियां की हैं, उनका कारण चीजों को देखने का उनका व्यक्तिपरक, एकतरफा और सतही तरीका है। एकतरफा और सतही होना एक ही समय में व्यक्तिपरक होना है, क्योंकि सभी वस्तुनिष्ठ चीजें वास्तव में आपस में जुड़ी हुई हैं और आंतरिक कानूनों द्वारा शासित होती हैं, लेकिन चीजों को प्रतिबिंबित करने का कार्य करने के बजाय वे वास्तव में हैं। कुछ लोग चीजों को केवल एक तरफा या सतही रूप से देखते हैं और जो न तो उनके अंतर्संबंधों को जानते हैं और न ही उनके आंतरिक कानूनों को, और इसलिए उनकी पद्धति व्यक्तिपरक है। किसी चीज के विकास में विपरीतताओं की गति की पूरी प्रक्रिया में, उनके अंतर्संबंधों में और प्रत्येक पहलू में न केवल विशेष विशेषताएं होती हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, बल्कि प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की अपनी विशेष विशेषताएं होती हैं जिस पर हमें भी ध्यान देना चाहिए। किसी चीज के विकास की प्रक्रिया में मूलभूत विरोधाभास और इस मूलभूत विरोधाभास से निर्धारित प्रक्रिया का सार तब तक गायब नहीं होगा जब तक कि प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, लेकिन एक लंबी प्रक्रिया में आमतौर पर प्रत्येक चरण में स्थितियां भिन्न होती हैं। कारण यह है कि यद्यपि किसी वस्तु के विकास की प्रक्रिया में मूलभूत अंतर्विरोध की प्रकृति और प्रक्रिया का सार अपरिवर्तित रहता है, लेकिन लंबी प्रक्रिया में एक चरण से दूसरे चरण में जाते जाते मौलिक अंतर्विरोध और अधिक तीव्र होता जाता है। इसके अलावा अनेक बड़े और छोटे अंतर्विरोधों में से जो मौलिक अंतर्विरोध से निर्धारित या प्रभावित होते हैं, कुछ तीव्र हो जाते हैं, कुछ अस्थायी या आंशिक रूप से हल हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, और कुछ नए उभरकर सामने आते हैं। इसलिए प्रक्रिया को चरणों द्वारा चिन्हित किया गया है। यदि लोग किसी चीज के विकास की प्रक्रिया के चरणों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वे उसके विरोधाभासों से ठीक से निपट नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब मुक्त प्रतिस्पर्धा के युग का पूंजीवाद साम्राज्यवाद में विकसित हुआ, तो मौलिक विरोधाभास वाले 2 वर्गों, अर्थात सर्वहारा और पूंजीपति वर्ग की वर्ग प्रकृति में या समाज के पूंजीवादी सार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हालांकि इन दोनों वर्गों के बीच अंतर्विरोध तीव्र हो गया।
एकाधिकार और गैर एकाधिकार पूंजी के बीच अंतर्विरोध उभरा, औपनिवेशिक शक्तियों और उपनिवेशों के बीच अंतर्विरोध तीव्र हो गया, पूंजीवादी देशों के बीच उनके असमान विकास के परिणामस्वरूप अंतर्विरोध विशेष तीव्रता के साथ प्रकट हुआ और इस प्रकार पूंजीवाद का विशेष चरण, साम्राज्यवाद का चरण उत्पन्न हुआ। लेनिनवाद साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रांति के युग का मार्क्सवाद है, क्योंकि लेनिन और स्टालिन ने इन विरोधाभासों की सही व्याख्या की है और उनके समाधान के लिए सर्वहारा क्रांति के सिद्धांत और रणनीति को सही ढंग से तैयार किया है। चीन की बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांति की प्रक्रिया को लें, जो 1911 की क्रांति से शुरू हुई थी, इसके भी कई विशिष्ट चरण हैं। विशेष रूप से बुर्जुआ नेतृत्व के दौर में क्रांति और सर्वहारा नेतृत्व के दौर में क्रांति दो बिल्कुल अलग ऐतिहासिक चरणों का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरे शब्दों में, सर्वहारा नेतृत्व ने क्रांति के पूरे स्वरूप को मौलिक रूप से बदल दिया है, वर्गों का एक नया संरेखण किया है, किसान क्रांति में जबरदस्त उभार को जन्म दिया है, साम्राज्यवाद और सामंतवाद के खिलाफ क्रांति को संपूर्णता प्रदान की है और इसकी संभावना पैदा की है। लोकतांत्रिक क्रांति से समाजवादी क्रांति में संक्रमण इत्यादि, इनमें से कुछ भी उस दौर में संभव नहीं था जब क्रांति बुर्जुआ नेतृत्व में थी। यद्यपि पूरी प्रक्रिया में मूलभूत अंतर्विरोध की प्रकृति में, यानी प्रक्रिया की साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी, लोकतांत्रिक क्रांतिकारी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसके विपरीत इसका अर्ध औपनिवेशिक और अर्ध सामंती प्रकृति, फिर भी ये प्रक्रिया 20 वर्षों से अधिक के दौरान विकास के कई चरणों से गुजरी है। इस दौरान कई महान घटनाएं घटी। 1911 की क्रांति की विफलता और उत्तरी सरदारों के शासन की स्थापना, प्रथम राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे का गठन और 1924-27 की क्रांति का विघटन, संयुक्त मोर्चा और पूंजीपति वर्ग का प्रतिक्रांति के पक्ष में पलायन, नए सरदारों के बीच युद्ध, कृषि क्रांतिकारी युद्ध, दूसरे राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे की स्थापना और जापान के खिलाफ प्रतिरोध का युद्ध। इन चरणों को विशेष विशेषताओं द्वारा चिन्हित किया जाता है, जैसे कि कुछ विरोधाभासों की तीव्रता, उदाहरण के लिए कृषि क्रांतिकारी युद्ध और 4 पूर्वोत्तर प्रांतों पर जापानी आक्रमण, अन्य विरोधाभासों का आंशिक या अस्थायी समाधान, उदाहरण के लिए उत्तरी सरदारों का विनाश और हमारे द्वारा जमींदारों की भूमि को जब्त करना, और अन्य विरोधाभासों का उद्भव, उदाहरण के लिए नए सरदारों के बीच संघर्ष और दक्षिण में हमारे क्रांतिकारी आधार क्षेत्रों के नुकसान के बाद जमींदारों द्वारा भूमि पर पुनः कब्जा। किसी चीज़ के विकास की प्रक्रिया में प्रत्येक चरण में विरोधाभासों की विशिष्टताओं का अध्ययन करते समय हमें न केवल उन्हें उनके अंतर्संबंधों या उनकी समग्रता में देखना चाहिए, बल्कि हमें प्रत्येक विरोधाभास के 2 पहलुओं की भी जांच करनी चाहिए। उदाहरण के लिए कोमितांग और कम्युनिस्ट पार्टी पर विचार करें। एक पहलू कोमितांग को लीजिए। पहले संयुक्त मोर्चे की अवधि में कोमितांग ने रूस के साथ गठबंधन, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सहयोग और किसानों और श्रमिकों को सहायता की सन यात्सेन की 3 महान नीतियों को लागू किया, इसलिए ये क्रांतिकारी और जोरदार था। ये लोकतांत्रिक क्रांति के लिए विभिन्न वर्गों का गठबंधन था। हालांकि 1927 के बाद कोमितांग इसके विपरीत में बदल गया और जमींदारों और बड़े पूंजीपति वर्ग का एक प्रतिक्रियावादी गुट बन गया। दिसंबर 1936 में सियान घटना के बाद इसने गृह युद्ध को समाप्त करने और जापानी साम्राज्यवाद के संयुक्त विरोध के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सहयोग करने की दिशा में एक और बदलाव शुरू किया। 3 चरणों में कोमिंतांग की ये विशेष विशेषताएं रही हैं। निस्संदेह ये विशेषताएं विभिन्न कारणों से उत्पन्न हुई हैं। अब दूसरे पहलू को लीजिए, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को। प्रथम संयुक्त मोर्चे की अवधि में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। इसने साहपूर्वक 1924-27 की क्रांति का नेतृत्व किया, लेकिन क्रांति के चरित्र, कार्यों और तरीकों की समझ में इसकी अपरिपक्वता प्रकट हुई और परिणामस्वरूप ये चेंतुह्युवाद के लिए संभव हो गया, जो इस क्रांति के उत्तरार्ध के दौरान प्रकट हुआ, स्वयं को स्थापित करने और क्रांति को परास्त करने के लिए। 1927 के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने साहपूर्वक कृषि क्रांतिकारी युद्ध का नेतृत्व किया और क्रांतिकारी सेना और क्रांतिकारी आधार क्षेत्र बनाए। हालांकि इसने साहसिक गलतियां की जिससे सेना और आधार क्षेत्रों दोनों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 1935 से पार्टी ने इन त्रुटियों को सुधारा है और जापान के प्रतिरोध के लिए नए संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व कर रही है। यह महान संघर्ष अब विकसित हो रहा है। वर्तमान चरण में कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 2 क्रांतियों की परीक्षा से गुजरी है और अनुभव का खजाना हासिल किया है। 3 चरणों में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की ये खास विशेषताएं रही हैं। ये विशेषताएं भी विभिन्न कारणों से उत्पन्न हुई हैं। विशेषताओं के इन दोनों सेटों का अध्ययन किए बिना हम दोनों पक्षों के बीच उनके विकास के विभिन्न चरणों के दौरान विशेष संबंधों को नहीं समझ सकते हैं, अर्थात एक संयुक्त मोर्चे की स्थापना, संयुक्त मोर्चे का टूटना और एक अन्य संयुक्त मोर्चे की स्थापना।
दोनों पार्टियों की विशिष्ट विशेषताओं के अध्ययन के लिए और भी अधिक मौलिक बात दोनों पार्टियों के वर्ग आधार और परिणामी विरोधाभासों की जांच करना है जो प्रत्येक पार्टी और अन्य ताकतों के बीच विभिन्न अवधियों में उत्पन्न हुए हैं। उदाहरण के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अपने पहले सहयोग की अवधि में कुओमितांग विदेशी साम्राज्यवाद के विरोध में खड़ा था और इसलिए साम्राज्यवाद विरोधी था। दूसरी ओर, ये देश के विशाल जनसमूह के विरोध में खड़ा था। हालांकि शब्दों में इसने मेहनतकश लोगों को कई लाभ देने का वादा किया था, वास्तव में इसने उन्हें बहुत कम या कुछ भी नहीं दिया। उस अवधि में जब इसने कम्युनिज्म विरोधी युद्ध चलाया, कुओमितांग ने जनता के विशाल जनसमूह के विरुद्ध साम्राज्यवाद और सामंतवाद के साथ सहयोग किया और क्रांति में प्राप्त सभी लाभों को मिटा दिया और इस प्रकार उनके साथ अपने विरोधाभासों को तीव्र कर दिया। जापानी विरोधी युद्ध के वर्तमान दौर में कुओमिंतांग जापानी साम्राज्यवाद के विरोधाभास में खड़ा है और कम्युनिस्ट पार्टी और लोगों के खिलाफ अपने संघर्ष या उन पर अत्याचार को कम किए बिना कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सहयोग चाहता है। जहां तक कम्युनिस्ट पार्टी का सवाल है, वह हमेशा हर काल में साम्राज्यवाद और सामंतवाद के खिलाफ जनता के विशाल जनसमूह के साथ खड़ी रही है, लेकिन जापान विरोधी युद्ध के वर्तमान दौर में उसने कुओमिंतांग और के प्रति एक उदारवादी नीति अपनाई है। घरेलू सामंती ताकतें क्योंकि कुओमिंतांग ने जापान का विरोध करने के पक्ष में खुद को दबाया है। उपरोक्त परिस्थितियों के कारण दोनों दलों के बीच कभी गठबंधन तो कभी संघर्ष की स्थिति बनी रही और गठबंधन के दौर में भी एक साथ गठबंधन और संघर्ष की जटिल स्थिति बनी रही। यदि हम विरोधाभास के दोनों पहलुओं की विशिष्ट विशेषताओं का अध्ययन नहीं करते हैं, तो हम न केवल प्रत्येक पक्ष के अन्य ताकतों के साथ संबंधों को समझने में असफल होंगे, बल्कि दोनों पक्षों के बीच के संबंधों को भी समझने में असफल होंगे। इस प्रकार ये देखा जा सकता है कि किसी भी प्रकार के विरोधाभास की विशिष्टता का अध्ययन करने पर पदार्थ की गति के प्रत्येक रूप में विरोधाभास, उसके विकास की प्रत्येक प्रक्रिया में विरोधाभास, प्रत्येक प्रक्रिया में विरोधाभास के दो पहलू, पर विरोधाभास किसी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण और प्रत्येक चरण में विरोधाभास के दो पहलू, इन सभी विरोधाभासों की विशिष्टता का अध्ययन करते समय हमें व्यक्तिपरक और मनमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका ठोस विश्लेषण करना चाहिए। बिना ठोस विश्लेषण के किसी भी विरोधाभास की विशिष्टता का ज्ञान नहीं हो सकता। हमें लेनिन के शब्दों ठोस परिस्थितियों के ठोस विश्लेषण को हमेशा याद रखना चाहिए। मार्क्स और एंगेल्स ऐसे ठोस विश्लेषण के उत्कृष्ट मॉडल हमें प्रदान करने वाले पहले व्यक्ति थे। जब मार्क्स और एंगेल्स ने चीजों में विरोधाभास के नियम को सामाजिक ऐतिहासिक प्रक्रिया के अध्ययन में लागू किया, तो उन्होंने उत्पादक शक्तियों और उत्पादन के संबंधों के बीच विरोधाभास की खोज की। उन्होंने शोषक और शोषित वर्गों के बीच विरोधाभास और परिणामी विरोधाभास की भी खोज की। आर्थिक आधार और इसकी अधिरचना, राजनीति, विचारधारा आदि के बीच, और उन्होंने पता लगाया कि कैसे ये विरोधाभास अनिवार्य रूप से विभिन्न प्रकार के वर्ग समाज में विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रांति का कारण बनते हैं। जब मार्क्स ने इस नियम को पूंजीवादी समाज की आर्थिक संरचना के अध्ययन में लागू किया, तो उन्होंने पाया कि इस समाज का मूल विरोधाभास उत्पादन के सामाजिक चरित्र और स्वामित्व के निजी चरित्र के बीच का विरोधाभास है। यह विरोधाभास व्यक्तिगत उद्यमों में उत्पादन के संगठित चरित्र और समग्र रूप से समाज में उत्पादन के अराजक चरित्र के बीच विरोधाभास में प्रकट होता है। वर्ग संबंधों के संदर्भ में ये पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच विरोधाभास में प्रकट होता है। चूंकि चीज़ों का दायरा विशाल है और उनके विकास की कोई सीमा नहीं है, जो एक संदर्भ में सार्वभौमिक है वह दूसरे संदर्भ में विशिष्ट हो जाता है। इसके विपरीत, जो एक संदर्भ में विशिष्ट है वह दूसरे संदर्भ में सार्वभौमिक हो जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के सामाजिक चरित्र और उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व के बीच विरोधाभास उन सभी देशों में आम है जहां पूंजीवाद मौजूद है और विकसित हो रहा है। जहां तक पूंजीवाद का सवाल है, यह विरोधाभास की सार्वभौमिकता का गठन करता है। लेकिन पूंजीवाद का ये विरोधाभास वर्ग समाज के सामान्य विकास में केवल एक निश्चित ऐतिहासिक चरण से संबंधित है। जहां तक समग्र रूप से वर्ग समाज में उत्पादक शक्तियों और उत्पादन संबंधों के बीच विरोधाभास का सवाल है, यह विरोधाभास की विशिष्टता का गठन करता है। हालांकि पूंजीवादी समाज में इन सभी अंतर्विरोधों की विशिष्टता का विश्लेषण करते हुए मार्क्स ने आमतौर पर वर्ग समाज में उत्पादक शक्तियों और उत्पादन के संबंधों के बीच अंतर्विरोध की सार्वभौमिकता की और भी अधिक गहन, अधिक पर्याप्त और अधिक संपूर्ण व्याख्या दी। चूंकि विशिष्ट सार्वभौमिक के साथ एकजुट है और चूंकि सार्वभौमिकता के साथ साथ विरोधाभास की विशिष्टता हर चीज में अंतर्निहित है, सार्वभौमिकता विशिष्टता में रहती है। हमें किसी वस्तु का अध्ययन करते समय विशेष और सार्वभौमिक दोनों और उनके अंतर संबंध की खोज करने का प्रयास करना चाहिए।
विशिष्टता और सार्वभौमिकता दोनों की खोज करना और वस्तु के भीतर उनके अंतर्संबंध की खोज करना और इस वस्तु के इसके बाहर की कई वस्तुओं के साथ अंतर्संबंधों की खोज करना। जब स्टालिन ने अपने प्रसिद्ध कार्य लेनिनवाद की नींव में लेनिनवाद की ऐतिहासिक जड़ों की व्याख्या की, तो उन्होंने उस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का विश्लेषण किया जिसमें लेनिनवाद का उदय हुआ, पूंजीवाद के उन विरोधाभासों का विश्लेषण किया जो साम्राज्यवाद के तहत अपने चरम पर पहुंचे, और दिखाया कि कैसे इन विरोधाभासों ने सर्वहारा क्रांति को मुद्दा बना दिया तत्काल कार्रवाई के लिए और पूंजीवाद पर सीधे हमले के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण किया। इससे भी अधिक, उन्होंने उन कारणों का विश्लेषण किया कि क्यों रूस लेनिनवाद का उद्गम स्थल बन गया, क्यों जारशाही रूस साम्राज्यवाद के सभी विरोधाभासों का केंद्र बन गया, और क्यों रूसी सर्वहारा वर्ग के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग का अगुवा बनना संभव हो सका। इस प्रकार स्टालिन ने साम्राज्यवाद में विरोधाभास की सार्वभौमिकता का विश्लेषण किया, ये दिखाया कि क्यों लेनिनवाद साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रांति के युग का मार्क्सवाद है, और साथ ही इस सामान्य विरोधाभास के भीतर ज़ारस्ट रूसी साम्राज्यवाद की विशिष्टता का विश्लेषण किया, ये दिखाया कि रूस क्यों जन्मस्थान बन गया सर्वहारा क्रांति के सिद्धांत और रणनीति और इस विशिष्टता में विरोधाभास की सार्वभौमिकता कैसे निहित है। स्टालिन का विश्लेषण हमें विरोधाभासों की विशिष्टता और सार्वभौमिकता और उनके अंतर्संबंध को समझने के लिए एक मॉडल प्रदान करता है। वस्तुनिष्ठ घटनाओं के अध्ययन में द्वंद्वात्मकता का उपयोग करने के सवाल पर मार्क्स और एंगेल्स और इसी तरह लेनिन और स्टालिन लोगों को हमेशा निर्देश देते हैं कि वे किसी भी तरह से व्यक्तिपरक और मनमाना न हो, बल्कि इन घटनाओं के वास्तविक उद्देश्य आंदोलन में ठोस स्थितियों से जुड़ें। उनके ठोस अंतर्विरोधों, हर अंतर्विरोध के प्रत्येक पहलू की ठोस स्थिति और अंतर्विरोधों के ठोस अंतर्संबंधों की खोज करना। हमारे हठधर्मियों का अध्ययन में ये दृष्टिकोण नहीं है और इसलिए वे कभी भी कुछ भी सही नहीं कर पाते। हमें उनकी असफलता से सावधान रहना चाहिए और यह रवैया अपनाना सीखना चाहिए जो अध्ययन में एकमात्र सही है। विरोधाभास की सार्वभौमिकता और विशिष्टता के बीच का संबंध विरोधाभास के सामान्य चरित्र और व्यक्तिगत चरित्र के बीच का संबंध है। पूर्व से हमारा तात्पर्य यह है कि विरोधाभास सभी प्रक्रियाओं में शुरू से अंत तक मौजूद रहता है और चलता रहता है। गति, चीजें, प्रक्रियाएं, सोच सभी विरोधाभास हैं। विरोधाभास को नकारना हर चीज को नकारना है। ये हर समय और सभी देशों के लिए एक सार्वभौमिक सत्य है जो किसी भी अपवाद को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए सामान्य चरित्र विरोधाभास की पूर्णता। लेकिन ये सामान्य चरित्र प्रत्येक व्यक्तिगत चरित्र में निहित है। व्यक्तिगत चरित्र के बिना कोई सामान्य चरित्र नहीं हो सकता। यदि सभी व्यक्तिगत चरित्र हटा दिए जाएं, तो कौन सा सामान्य चरित्र बचेगा? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक विरोधाभास विशिष्ट है जिससे व्यक्तिगत चरित्र उत्पन्न होता है। सभी व्यक्तिगत चरित्र सशर्त और अस्थायी रूप से मौजूद होते हैं और इसलिए सापेक्ष होते हैं। सामान्य और व्यक्तिगत चरित्र से संबंधित यह सत्य, निरपेक्षता और सापेक्षता से संबंधित चीजों में विरोधाभास की समस्या की सर्वोत्कृष्टता है। इसे समझने में विफलता द्वंद्वात्मकता को त्यागने के समान है। प्रधान विरोधाभास और विरोधाभास का प्रधान पहलू विरोधाभास की विशिष्टता की समस्या में अभी भी दो बिंदु हैं जिन्हें विश्लेषण के लिए अलग किया जाना चाहिए, अर्थात मुख्य विरोधाभास और विरोधाभास का प्रमुख पहलू। किसी जटिल वस्तु के विकास की प्रक्रिया में कई अंतर्विरोध होते हैं और उनमें से एक आवश्यक रूप से प्रमुख अंतर्विरोध होता है जिसका अस्तित्व और विकास अन्य अंतर्विरोधों के अस्तित्व और विकास को निर्धारित या प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, पूंजीवादी समाज में विरोधाभासी दो ताकतें, सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग, प्रमुख विरोधाभास का निर्माण करते हैं। अन्य अंतर्विरोध, जैसे कि बचे हुए सामंती वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच, किसान निम्न पूंजीपति वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच, सर्वहारा वर्ग और किसान निम्न पूंजीपति वर्ग के बीच, गैर एकाधिकार पूंजीपतियों और एकाधिकार पूंजीपतियों के बीच, बुर्जुआ लोकतंत्र और बुर्जुआ के बीच, पूंजीवादी देशों के बीच और साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशों के बीच फासीवाद, सभी इस प्रमुख विरोधाभास से निर्धारित या प्रभावित हैं। चीन जैसे अर्ध-औपनिवेशिक देश में प्रमुख विरोधाभास और गैर प्रमुख विरोधाभास के बीच संबंध एक जटिल तस्वीर प्रस्तुत करता है। जब साम्राज्यवाद ऐसे देश के खिलाफ आक्रामक युद्ध शुरू करता है, तो कुछ गद्दारों को छोड़कर इसके सभी विभिन्न वर्ग साम्राज्यवाद के खिलाफ राष्ट्रीय युद्ध में अस्थायी रूप से एकजुट हो सकते हैं। ऐसे समय में साम्राज्यवाद और संबंधित देश के बीच का अंतर्विरोध प्रमुख अंतर्विरोध बन जाता है, जबकि देश के भीतर विभिन्न वर्गों के बीच के सभी अंतर्विरोध, सामंती व्यवस्था और जनता के विशाल जनसमूह के बीच प्रमुख अंतर्विरोध भी शामिल हैं। अस्थायी रूप से द्वितीयक और अधीनस्थ पद पर पदावनत कर दिया गया। ऐसा ही चीन में 1840 के अफीम युद्ध, 1894 के चीन जापानी युद्ध और 1900 के यीहो तुवान युद्ध में था।
और अब वर्तमान चीन जापान युद्ध में भी ऐसा ही है। लेकिन दूसरी स्थिति में विरोधाभास स्थिति बदल देते हैं। जब साम्राज्यवाद युद्ध द्वारा नहीं बल्कि हल्के तरीकों राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक द्वारा अपना उत्पीड़न जारी रखता है, तो अर्ध औपनिवेशिक देशों में शासक वर्ग साम्राज्यवाद के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और दोनों जनता के संयुक्त उत्पीड़न के लिए एक गठबंधन बनाते हैं। लोग ऐसे समय में जनता अक्सर साम्राज्यवाद और सामंती वर्गों के गठबंधन के खिलाफ गृहयुद्ध का सहारा लेती है, जबकि साम्राज्यवाद अक्सर अर्धौपनिवेशिक देशों में प्रतिक्रियावादियों को लोगों पर अत्याचार करने में मदद करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई के बजाय अप्रत्यक्ष तरीकों को अपनाता है, और इस प्रकार आंतरिक अंतर्विरोध विशेष रूप से तीव्र हो जाते हैं। 1911 के क्रांतिकारी युद्ध, 1924-27 के क्रांतिकारी युद्ध और 1927 के बाद के 10 वर्षों के कृषि क्रांतिकारी युद्ध में चीन में यही हुआ। अर्धऔपनिवेशिक देशों में विभिन्न प्रतिक्रियावादी शासक समूहों के बीच युद्ध, उदाहरण के लिए युद्ध चीन में सरदारों के बीच, एक ही श्रेणी में आते हैं। जब एक क्रांतिकारी गृहयुद्ध इस हद तक विकसित हो जाता है कि साम्राज्यवाद और उसके समर्थक घरेलू प्रतिक्रियावादियों के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगता है, तो साम्राज्यवाद अपना शासन बनाए रखने के लिए अक्सर अन्य तरीके अपनाता है। ये या तो क्रांतिकारी मोर्चे को भीतर से विभाजित करने की कोशिश करता है या घरेलू प्रतिक्रियावादियों की सीधे मदद के लिए सशस्त्र बल भेजता है। ऐसे समय में विदेशी साम्राज्यवाद और घरेलू प्रतिक्रिया एक ध्रुव पर बिल्कुल खुले तौर पर खड़ी होती है, जबकि जनता दूसरे ध्रुव पर खड़ी होती है। इस प्रकार प्रमुख विरोधाभास बनता है जो अन्य विरोधाभासों के विकास को निर्धारित या प्रभावित करता है। अक्टूबर क्रांति के बाद विभिन्न पूंजीवादी देशों द्वारा रूसी प्रतिक्रियावादियों को दी गई सहायता सशस्त्र हस्तक्षेप का एक उदाहरण है। 1927 में चियांग काई शेक का विश्वासघात क्रांतिकारी मोर्चे को विभाजित करने का एक उदाहरण है। लेकिन जो भी हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी प्रक्रिया के विकास के प्रत्येक चरण में केवल एक प्रमुख विरोधाभास होता है जो अग्रणी भूमिका निभाता है। इसलिए यदि किसी भी प्रक्रिया में कई विरोधाभास हैं, तो उनमें से एक प्रमुख विरोधाभास होना चाहिए जो अग्रणी और निर्णायक भूमिका निभाए, जबकि बाकी दूसरे और अधीनस्थ स्थान पर हों। इसलिए किसी भी जटिल प्रक्रिया का अध्ययन करते समय जिसमें दो या दो से अधिक विरोधाभास हों, हमें उसके प्रमुख विरोधाभास को खोजने के लिए अपना हर प्रयास समर्पित करना चाहिए। एक बार इस प्रमुख विरोधाभास को समझ लिया जाए तो सभी समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता है। पूंजीवादी समाज के अपने अध्ययन में मार्क्स ने हमें यही पद्धति सिखाई थी। इसी तरह लेनिन और स्टालिन ने जब साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के सामान्य संकट का अध्ययन किया और जब उन्होंने सोवियत अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया तो उन्होंने हमें ये पद्धति सिखाई। ऐसे हजारों विद्वान और कर्मठ लोग हैं जो इसे नहीं समझते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि कोहरे में खोए हुए वे किसी समस्या के मूल तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं और स्वाभाविक रूप से इसके विरोधाभासों को हल करने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाते हैं। जैसा कि हमने कहा है, किसी को प्रक्रिया में सभी विरोधाभासों को समान नहीं मानना चाहिए, बल्कि प्रमुख और द्वितीयक विरोधाभासों के बीच अंतर करना चाहिए और प्रमुख विरोधाभासों को समझने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन किसी भी विरोधाभास में, चाहे प्रमुख हो या गौण, क्या दो विरोधाभासी पहलुओं को समान माना जाना चाहिए? फिर नहीं, किसी भी विरोधाभास में विरोधाभासी पहलुओं का विकास असमान होता है। कभी कभी वे संतुलन में प्रतीत होते हैं, जो कि केवल अस्थायी और सापेक्ष होता है, जबकि असमानता बुनियादी होती है। दो विरोधाभासी पहलुओं में से एक प्रमुख और दूसरा गौण होना चाहिए। मुख्य पहलू वह है जो विरोधाभास में अग्रणी भूमिका निभाता है। किसी चीज की प्रकृति मुख्य रूप से विरोधाभास के प्रमुख पहलू से निर्धारित होती है, जिस पहलू ने प्रमुख स्थान प्राप्त किया है। लेकिन ये स्थिति स्थिर नहीं है। किसी विरोधाभास के प्रमुख और गैर प्रमुख पहलू खुद को एक दूसरे में बदल लेते हैं और चीज की प्रकृति तदनुसार बदल जाती है। किसी दी गई प्रक्रिया में या किसी अंतर्विरोध के विकास के किसी दिए गए चरण में ए प्रमुख पहलू है और बी गैर प्रमुख पहलू है। किसी अन्य चरण में या किसी अन्य प्रक्रिया में भूमिकाएं उलट जाती हैं। किसी चीज के विकास के दौरान दूसरे के खिलाफ उसके संघर्ष में प्रत्येक पहलू की शक्ति में वृद्धि या कमी की सीमा से निर्धारित परिवर्तन। हम अक्सर पुराने का स्थान लेने वाले नए की बात करते हैं। नए द्वारा पुराने का अधिक्रमण ब्रह्मांड का एक सामान्य, शाश्वत और अनुल्लंघनीय नियम है। अपने सार और बाहरी स्थितियों के अनुसार विभिन्न रूपों की छलांग के माध्यम से एक चीज का दूसरे में परिवर्तन, ये पुराने को प्रतिस्थापित करने की नई प्रक्रिया है। प्रत्येक चीज में उसके नए और पुराने पहलुओं के बीच विरोधाभास होता है, और यह कई उतार चढ़ाव के साथ संघर्षों की एक श्रृंखला को जन्म देता है। इन संघर्षों के परिणामस्वरूप नया पहलू गौण से बदलकर प्रमुख हो जाता है और प्रबल हो जाता है, जबकि पुराना पहलू प्रमुख से गौण हो जाता है और धीरे धीरे समाप्त हो जाता है।
और जैसे ही नया पहलू पुराने पर हावी हो जाता है, पुरानी चीज़ गुणात्मक रूप से नई चीज़ में बदल जाती है। इस प्रकार ये देखा जा सकता है कि किसी चीज़ की प्रकृति मुख्य रूप से विरोधाभास के प्रमुख पहलू से निर्धारित होती है, वह पहलू जिसने प्रधानता प्राप्त कर ली है। जब प्रधान पहलू जिसने प्रधानता प्राप्त कर ली है वह बदल जाता है, तो किसी चीज़ की प्रकृति तदनुसार बदल जाती है। पूंजीवादी समाज में पूंजीवाद ने अपनी स्थिति को पुराने सामंती युग में एक अधीनस्थ शक्ति से बदलकर प्रमुख शक्ति में बदल दिया है, और तदनुसार समाज की प्रकृति सामंती से पूंजीवादी में बदल गई है। नए पूंजीवादी युग में सामंती ताकतें अपनी पूर्व प्रमुख स्थिति से बदलकर अधीनस्थ स्थिति में आ गईं और धीरे धीरे समाप्त हो गईं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन और फ्रांस में ऐसा ही मामला था। उत्पादक शक्तियों के विकास के साथ पूंजीपति वर्ग प्रगतिशील भूमिका निभाने वाले एक नए वर्ग से प्रतिक्रियावादी भूमिका निभाने वाले पुराने वर्ग में बदल जाता है, जब तक कि अंततः सर्वहारा वर्ग द्वारा उसे उखाड़ नहीं दिया जाता है और उत्पादन के निजी स्वामित्व वाले साधनों से वंचित वर्ग नहीं बन जाता है और शक्ति छीन ली जाती है, जब वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। सर्वहारा वर्ग, जो पूंजीपति वर्ग की तुलना में बहुत अधिक संख्या में है और उसके साथ साथ लेकिन उसके शासन के तहत बढ़ता है, एक नई ताकत है जो शुरू में पूंजीपति वर्ग के अधीन होता है, धीरे धीरे ताकत हासिल करता है, इतिहास में अग्रणी भूमिका निभाने वाला एक स्वतंत्र वर्ग बन जाता है और अंततः राजनीतिक सत्ता पर कब्जा कर लेता है और शासक वर्ग बन जाता है। इसके बाद समाज का स्वरूप बदल जाता है और पुराना पूंजीवादी समाज नया समाजवादी समाज बन जाता है। ये वह मार्ग है जिसे सोवियत संघ पहले ही अपना चुका है, एक ऐसा मार्ग जिसे अन्य सभी देश अनिवार्य रूप से अपनाएंगे। उदाहरण के लिए चीन को देखें। साम्राज्यवाद उस विरोधाभास में प्रमुख स्थान रखता है जिसमें चीन को एक अर्ध उपनिवेश में बदल दिया गया है। ये चीनी लोगों पर अत्याचार करता है और चीन को एक स्वतंत्र देश से एक अर्ध उपनिवेश में बदल दिया गया है। लेकिन ये स्थिति अनिवार्य रूप से बदल जाएगी। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष में सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में बढ़ रही चीनी जनता की शक्ति अनिवार्य रूप से चीन को एक अर्ध उपनिवेश से एक स्वतंत्र देश में बदल देगी, जबकि साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंका जाएगा और पुराना चीन अनिवार्य रूप से नए में बदल जाएगा। चीन, पुराने चीन के नए चीन में परिवर्तन में देश के भीतर पुरानी सामंती ताकतों और नई लोकप्रिय ताकतों के बीच संबंधों में बदलाव भी शामिल है। पुराने सामंती जमींदार वर्ग को उखाड़ फेंका जाएगा और वह शासक से शासित हो जाएगा और यह वर्ग भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में लोग शासित होने से शासक बन जाएंगे। इसके बाद चीनी समाज की प्रकृति बदल जाएगी और पुराना अर्धौपनिवेशिक और अर्ध सामंती समाज एक नए लोकतांत्रिक समाज में बदल जाएगा। ऐसे पारस्परिक परिवर्तन के उदाहरण हमारे पिछले अनुभव में पाए जाते हैं। लगभग 300 वर्षों तक चीन पर शासन करने वाले चिंग राजवंश को 1911 की क्रांति में उखाड़ फेंका गया और सन यात सेन के नेतृत्व में क्रांतिकारी तुंग मेंगहुई कुछ समय के लिए विजयी रहे। 1924-27 के क्रांतिकारी युद्ध में दक्षिण में कम्युनिस्ट कुओमितांग गठबंधन की क्रांतिकारी ताकतें कमजोर से मजबूत हो गईं और उत्तरी अभियान में जीत हासिल की, जबकि उत्तरी सरदारों, जिन्होंने कभी राज किया था, को उखाड़ फेंका गया। 1927 में कुओमितांग प्रतिक्रिया के हमलों के तहत कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में लोगों की सेना संख्यात्मक रूप से बहुत कम हो गई थी, लेकिन उनके रैंकों के भीतर अवसरवाद के उन्मूलन के साथ वे धीरे धीरे फिर से बढ़ गए। कम्युनिस्ट नेतृत्व के तहत क्रांतिकारी आधार क्षेत्रों में किसानों को शासित से शासक में बदल दिया गया है, जबकि जमींदारों में विपरीत परिवर्तन आया है। दुनिया में हमेशा ऐसा ही होता है, नया पुराने को विस्थापित कर देता है, पुराने को नए से हटा दिया जाता है, नए के लिए रास्ता बनाने के लिए पुराने को खत्म कर दिया जाता है और पुराने से नया उभर कर सामने आता है। क्रांतिकारी संघर्ष में कुछ निश्चित समयों पर कठिनाइयां अनुकूल परिस्थितियों पर भारी पड़ती हैं और इस प्रकार विरोधाभास का प्रमुख पहलू बन जाती हैं और अनुकूल परिस्थितियां द्वितीयक पहलू बन जाती हैं। लेकिन क्रांतिकारी अपने प्रयासों से कदम दर कदम कठिनाइयों पर काबू पा सकते हैं और एक अनुकूल नई स्थिति खोल सकते हैं। इस प्रकार एक कठिन परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति को जन्म देती है। 1927 में चीन में क्रांति की विफलता के बाद और चीनी लाल सेना के लॉन्ग मार्च के दौरान यही हुआ। वर्तमान चीन जापानी युद्ध में चीन फिर से एक कठिन स्थिति में है, लेकिन हम इसे बदल सकते हैं और चीन और जापान के बीच स्थिति को मौलिक रूप से बदल सकते हैं। इसके विपरीत यदि क्रांतिकारी गलतियां करें तो अनुकूल परिस्थितियां कठिनाई में परिवर्तित हो सकती हैं। इस प्रकार 1924-27 की क्रांति की जीत हार में बदल गई। 1927 के बाद दक्षिणी प्रांतों में जो क्रांतिकारी आधार क्षेत्र विकसित हुए, उन सभी को 1934 तक पराजय का सामना करना पड़ा।
जब हम अध्ययन में संलग्न होते हैं तो यह अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने वाले मार्ग में विरोधाभास के लिए भी लागू होता है। मार्क्सवाद के हमारे अध्ययन की शुरुआत में मार्क्सवाद के बारे में हमारी अज्ञानता या अल्प जानकारी मार्क्सवाद के ज्ञान के विपरीत है। लेकिन परिश्रमी अध्ययन से अज्ञान को ज्ञान में, अल्प ज्ञान को पर्याप्त ज्ञान में और मार्क्सवाद के प्रयोग में अंधेपन को उसके प्रयोग में निपुणता में बदला जा सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ विरोधाभासों के बारे में ये सच नहीं है। उदाहरण के लिए, उत्पादक शक्तियों और उत्पादन संबंधों के बीच विरोधाभास में उत्पादक शक्तियां प्रमुख पहलू हैं। सिद्धांत और व्यवहार के बीच विरोधाभास में अभ्यास प्रमुख पहलू है। आर्थिक आधार और अधिरचना के बीच विरोधाभास में आर्थिक आधार प्रमुख पहलू है और उनके संबंधित पदों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये यांत्रिक भौतिकवादी अवधारणा है, द्वंद्वात्मक भौतिकवादी अवधारणा नहीं। सच है, उत्पादक शक्तियां, अभ्यास और आर्थिक आधार आमतौर पर प्रमुख और निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जो कोई भी इससे इनकार करता है वह भौतिकवादी नहीं है। लेकिन ये भी स्वीकार करना होगा कि कुछ स्थितियों में उत्पादन, सिद्धांत और अधिरचना के संबंध जैसे पहलू स्वयं को प्रमुख और निर्णायक भूमिका में प्रकट करते हैं। जब उत्पादन संबंधों में बदलाव के बिना उत्पादक शक्तियों का विकास असंभव होता है, तब उत्पादन संबंधों में बदलाव प्रमुख और निर्णायक भूमिका निभाता है। क्रांतिकारी सिद्धांत का निर्माण और वकालत उस समय में प्रमुख और निर्णायक भूमिका निभाती है जिसके बारे में लेनिन ने कहा था, क्रांतिकारी सिद्धांत के बिना कोई क्रांतिकारी आंदोलन नहीं हो सकता। जब कोई कार्य, चाहे कोई भी हो, किया जाना है, लेकिन अभी तक कोई मार्गदर्शक रेखा, विधि, योजना या नीति नहीं है, तो मुख्य और निर्णायक बात एक मार्गदर्शक रेखा, विधि, योजना या नीति पर निर्णय लेना है। जब अधिरचना, राजनीति, संस्कृति आदि आर्थिक आधार के विकास में बाधा डालती है, तो राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन प्रमुख और निर्णायक बन जाते हैं। जब हम ऐसा कहते हैं तो क्या हम भौतिकवाद के विरुद्ध जा रहे हैं? नहीं। इसका कारण यह है कि जबकि हम मानते हैं कि इतिहास के सामान्य विकास में सामग्री मानसिक को निर्धारित करती है और सामाजिक चेतना को निर्धारित करती है, हमें भी और वास्तव में भौतिक चीजों पर मानसिक की प्रतिक्रिया को, सामाजिक चेतना को पहचानना चाहिए, सामाजिक अस्तित्व और आर्थिक आधार पर अधिरचना का। ये भौतिकवाद के विरुद्ध नहीं जाता, इसके विपरीत ये यांत्रिक भौतिकवाद से बचता है और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का दृढ़ता से समर्थन करता है। विरोधाभास की विशिष्टता का अध्ययन करते समय जब तक हम इन दो पहलुओं की जांच नहीं करते हैं, एक प्रक्रिया में प्रमुख और गैर प्रमुख विरोधाभास और एक विरोधाभास के प्रमुख और गैर प्रमुख पहलू, यानी जब तक कि हम विशिष्ट चरित्र की जांच नहीं करते हैं विरोधाभास के इन दो पहलुओं में से, हम अमूर्तता में फंस जाएंगे, विरोधाभास को ठोस रूप से समझने में असमर्थ होंगे और परिणामस्वरूप इसे हल करने का सही तरीका ढूंढने में असमर्थ होंगे। विरोधाभास के इन दो पहलुओं का विशिष्ट चरित्र या विशिष्टता उन ताकतों की असमानता का प्रतिनिधित्व करती है जो विरोधाभास में हैं। इस दुनिया में कुछ भी बिल्कुल समान रूप से विकसित नहीं होता है। हमें सम विकास के सिद्धांत या संतुलन के सिद्धांत का विरोध करना चाहिए। इसके अलावा किसी विरोधाभास की ये ठोस विशेषताएं और उसके विकास के दौरान विरोधाभास के प्रमुख और गैर प्रमुख पहलुओं में परिवर्तन ही पुराने को प्रतिस्थापित करने की नई शक्ति को प्रकट करते हैं। विरोधाभासों में असमानता की विभिन्न स्थितियों, प्रमुख और गैर प्रमुख विरोधाभासों और एक विरोधाभास के प्रमुख और गैर प्रमुख पहलुओं का अध्ययन एक आवश्यक विधि का गठन करता है जिसके द्वारा एक क्रांतिकारी राजनीतिक दल अपनी रणनीतिक और सामरिक नीतियों दोनों को सही ढंग से निर्धारित करता है। राजनीतिक और सैन्य मामलों में सभी कम्युनिस्टों को इस पर ध्यान देना चाहिए। विरोधाभास के पहलुओं की पहचान और संघर्ष। जब हम विरोधाभास की सार्वभौमिकता और विशिष्टता को समझते हैं तो हमें विरोधाभास के पहलुओं की पहचान और संघर्ष की समस्या का अध्ययन करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। पहचान, एकता, संयोग, अंतर्प्रवेश, अंतर्विरोध, अंतर्निर्भरता या अस्तित्व के लिए परस्पर निर्भरता, अंतर्संबंध या पारस्परिक सहयोग, इन सभी अलग अलग शब्दों का मतलब एक ही है और ये निम्नलिखित दो बिंदुओं को संदर्भित करते हैं। पहला, इनमें से प्रत्येक का अस्तित्व किसी चीज के विकास की प्रक्रिया में विरोधाभास के दो पहलू दूसरे पहलू के अस्तित्व को मानते हैं और दोनों पहलू एक ही इकाई में सह अस्तित्व में रहते हैं। दूसरा, दी गई स्थितियों में दो विरोधाभासी पहलुओं में से प्रत्येक स्वयं को अपने विपरीत में बदल देता है। पहचान का यही मतलब है। लेनिन ने कहा, द्वंद्वात्मकता वह शिक्षण है जो दिखाता है कि विपरीत कैसे हो सकते हैं और वे कैसे समान होते हैं, वे कैसे बनते हैं, किन परिस्थितियों में वे एक जैसे होते हैं, खुद को एक दूसरे में बदलते हैं। मानव मन को इन विपरीतताओं को मृत क्यों नहीं मानना चाहिए, कठोर लेकिन सजीव, सशर्त, गतिशील, स्वयं को एक दूसरे में रूपांतरित करते हुए। इस अनुच्छेद का क्या अर्थ है? प्रत्येक प्रक्रिया में विरोधाभासी पहलू एक दूसरे को अलग करते हैं,
एक दूसरे से संघर्ष करते हैं और एक दूसरे के विरोध में होते हैं। बिना किसी अपवाद के वे सभी चीज़ों के विकास की प्रक्रिया और सभी मानवीय विचारों में समाहित हैं। एक सरल प्रक्रिया में केवल एक जोड़ी विपरीत होती है, जबकि एक जटिल प्रक्रिया में अधिक होती है। और बदले में विपरीत युग्म एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं। वस्तुगत जगत की सभी चीजें और सभी मानवीय विचार इसी प्रकार गठित होते हैं और वे कैसे गति में स्थापित होते हैं। ऐसा होने पर पहचान या एकता का नितांत अभाव है। फिर कोई पहचान या एकता की बात कैसे कर सकता है? सच तो यह है कि कोई भी विरोधाभासी पहलू अलगाव में मौजूद नहीं हो सकता। इसके विपरीत पहलू के बिना प्रत्येक अपने अस्तित्व की शर्त खो देता है। जरा सोचिए, क्या मानव मस्तिष्क में किसी चीज या अवधारणा का कोई एक विरोधाभासी पहलू स्वतंत्र रूप से मौजूद हो सकता है? जीवन के बिना मृत्यु नहीं होती, मृत्यु के बिना कोई जीवन नहीं होगा। ऊपर के बिना कोई नीचे नहीं होगा, नीचे के बिना कोई ऊपर नहीं होगा। दुर्भाग्य के बिना कोई सौभाग्य नहीं होगा, सौभाग्य के बिना ये कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। बिना सुविधा के कोई कठिनाई नहीं होगी, बिना कठिनाई के कोई सुविधा नहीं होगी। जमींदारों के बिना कोई किराएदार किसान नहीं होगा, किराएदार किसानों के बिना कोई जमींदार नहीं होगा। पूंजीपति वर्ग के बिना कोई सर्वहारा वर्ग नहीं होगा, सर्वहारा वर्ग के बिना कोई पूंजीपति वर्ग नहीं होगा। राष्ट्रों पर साम्राज्यवादी उत्पीड़न के बिना कोई उपनिवेश या अर्धोपनिवेश नहीं होंगे, उपनिवेशों या अर्धोपनिवेशों के बिना राष्ट्रों पर कोई साम्राज्यवादी उत्पीड़न नहीं होगा। सभी विपरीतताओं के साथ ऐसा ही है। दी गई स्थितियों में एक ओर तो वे एक दूसरे के विरोधी हैं और दूसरी ओर वे परस्पर जुड़े हुए, परस्पर प्रवेश करने वाले, परस्पर व्याप्त और अन्योन्याश्रित हैं, और इस चरित्र को पहचान के रूप में वर्णित किया गया है। दी गई स्थितियों में सभी विरोधाभासी पहलुओं में गैर पहचान का चरित्र होता है और इसलिए उन्हें विरोधाभास में वर्णित किया जाता है। लेकिन उनमें पहचान का चरित्र भी होता है और इसलिए वे आपस में जुड़े हुए होते हैं। लेनिन का यही मतलब है जब वह कहते हैं कि द्वंद्ववाद अध्ययन करता है कि विपरीत कैसे हो सकते हैं, समान, फिर वे एक जैसे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक दूसरे के अस्तित्व की शर्त है। ये पहचान का पहला अर्थ है। लेकिन क्या केवल ये कहना पर्याप्त है कि प्रत्येक विरोधाभासी पहलू दूसरे के अस्तित्व की शर्त है, कि उनके बीच पहचान है और परिणामस्वरूप वे एक ही इकाई में सह अस्तित्व में रह सकते हैं? नहीं, यह नहीं है। मामला अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भरता के साथ समाप्त नहीं होता है। जो अधिक महत्वपूर्ण है वह है उनका एक दूसरे में परिवर्तन। कहने का तात्पर्य यह है कि दी गई स्थितियों में किसी चीज के भीतर का प्रत्येक विरोधाभासी पहलू स्वयं को उसके विपरीत में बदल देता है, उसकी स्थिति को उसके विपरीत में बदल देता है। विरोधाभास की पहचान का ये दूसरा अर्थ है। यहाँ भी पहचान क्यों है? आप देखिए, क्रांति के माध्यम से सर्वहारा वर्ग जो एक समय शासित था, शासक में बदल जाता है, जबकि पूंजीपति वर्ग जो कि तत्कालीन शासक था, शासित में बदल जाता है और अपनी स्थिति को मूल रूप से उसके विपरीत स्थान पर बदल देता है। ये सोवियत संघ में पहले ही हो चुका है, जैसा कि पूरी दुनिया में होगा। यदि दी गई स्थितियों में विरोधाभासों का कोई अंतर्संबंध और पहचान नहीं होती, तो ऐसा परिवर्तन कैसे हो सकता था? कुओमितान, जिसने आधुनिक चीनी इतिहास में एक निश्चित चरण में एक निश्चित सकारात्मक भूमिका निभाई, 1927 के बाद अपनी अंतर्निहित वर्ग प्रकृति और साम्राज्यवादी झुकाव, ये स्थितियां थीं के कारण एक प्रतिक्रांतिकारी पार्टी बन गई। लेकिन चीन और जापान के बीच बढ़ते विरोधाभास और कम्युनिस्ट पार्टी की संयुक्त मोर्चे की नीति, ये शर्तें थीं के कारण उसे जापान का विरोध करने के लिए सहमत होने के लिए मजबूर होना पड़ा। विरोधाभासी चीज़ें एक दूसरे में बदल जाती हैं और यहीं एक निश्चित पहचान निहित होती है। हमारी कृषि क्रांति एक ऐसी प्रक्रिया रही है जिसमें जमीन का मालिक जमींदार वर्ग एक ऐसे वर्ग में बदल गया है जिसने अपनी जमीन खो दी है, जबकि किसान जो एक बार अपनी जमीन खो चुके हैं वे छोटे धारकों में बदल गए हैं जिन्होंने जमीन हासिल कर ली है, और यह ऐसा होगा एक बार फिर से प्रक्रिया करें। दी गई स्थितियों में होना और न होना, पाना और खोना आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों पक्षों की पहचान है। समाजवाद के तहत निजी किसान स्वामित्व समाजवादी कृषि के सार्वजनिक स्वामित्व में बदल जाता है। ये सोवियत संघ में पहले ही हो चुका है, जैसा कि हर जगह होगा। निजी संपत्ति से सार्वजनिक संपत्ति की ओर जाने वाला एक पुल है, जिसे दर्शनशास्त्र में पहचान या एक दूसरे में परिवर्तन या अंतर्प्रवेश कहा जाता है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही या लोगों की तानाशाही को मजबूत करना वास्तव में इस तानाशाही को खत्म करने और सभी राज्य प्रणालियों को खत्म करने पर उच्च स्तर पर आगे बढ़ने के लिए स्थितियां तैयार करना है।
कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना और निर्माण वास्तव में कम्युनिस्ट पार्टी और सभी राजनीतिक दलों के खात्मे के लिए परिस्थितियां तैयार करना है। कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी सेना का निर्माण करना और क्रांतिकारी युद्ध चलाना वास्तव में युद्ध के स्थायी उन्मूलन के लिए परिस्थितियां तैयार करना है। ये विपरीत एक ही समय में पूरक भी हैं। युद्ध और शांति, जैसा कि सभी जानते हैं, स्वयं को एक दूसरे में बदल देते हैं। युद्ध शांति में बदल जाता है। उदाहरण के लिए, प्रथम विश्व युद्ध युद्ध के बाद की शांति में बदल गया था और चीन में गृह युद्ध अब बंद हो गया है, जिससे आंतरिक शांति को जगह मिली है। शांति युद्ध में बदल जाती है। उदाहरण के लिए, कोमितान कम्युनिस्ट सहयोग 1927 में युद्ध में तब्दील हो गया था और आज की विश्व शांति की स्थिति दूसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वर्ग समाज में युद्ध और शांति जैसी विरोधाभासी बातें दी गई परिस्थितियों में एक पहचान रखती हैं। सभी विरोधाभासी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। वे न केवल दी गई परिस्थितियों में एक ही इकाई में सह अस्तित्व में रहते हैं, बल्कि अन्य दी गई स्थितियों में भी वे स्वयं को एक दूसरे में परिवर्तित भी कर लेते हैं। विपरीतों की पहचान का पूरा अर्थ यही है। लेनिन का यही मतलब था जब उन्होंने चर्चा की कि वे कैसे एक जैसे होते हैं, वे कैसे बनते हैं, किन परिस्थितियों में वे एक जैसे होते हैं, खुद को एक दूसरे में बदलते हैं। ऐसा क्यों है कि मानव मन को इन विपरीतताओं को मृत, कठोर के रूप में नहीं, बल्कि जीवित, सशर्त, गतिशील, एक दूसरे में रूपांतरित होने के रूप में लेना चाहिए? क्योंकि वस्तुगत वास्तविकता में चीजें ऐसी ही होती हैं। तथ्य तो यह है कि वस्तुगत चीजों में विरोधों की एकता या पहचान मृत या कठोर नहीं है, बल्कि जीवित, सशर्त, गतिशील, अस्थायी और सापेक्ष है। दी गई स्थितियों में प्रत्येक विरोधाभासी पहलू स्वयं को उसके विपरीत में बदल देता है। मनुष्य की सोच में प्रतिबिंबित होकर यह भौतिकवादी द्वंद्वात्मकता का मार्क्सवादी विश्व दृष्टिकोण बन जाता है। ये केवल अतीत और वर्तमान के प्रतिक्रियावादी शासक वर्ग और उनकी सेवा में मौजूद तत्वमीमांसावादी ही हैं जो विपरीतताओं को जीवित, सशर्त, गतिशील और खुद को एक दूसरे में परिवर्तित करने वाला नहीं, बल्कि मृत और कठोर मानते हैं, और वे इस भ्रम को भ्रमित करने के लिए हर जगह प्रचारित करते हैं। लोगों की भीड़ इस प्रकार अपने शासन को कायम रखने की कोशिश कर रही है। कम्युनिस्टों का कार्य प्रतिक्रियावादियों और तत्वमीमांसावादियों की भ्रांतियों को उजागर करना, चीजों में निहित द्वंद्वात्मकता का प्रचार करना और इस प्रकार चीजों के परिवर्तन में तेजी लाना और क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करना है। दी गई स्थितियों में विपरीतताओं की पहचान के बारे में बात करते हुए हम जिसका उल्लेख कर रहे हैं वह वास्तविक और ठोस विपरीतताएं हैं और विपरीतताओं का एक दूसरे में वास्तविक और ठोस परिवर्तन है। पौराणिक कथाओं में असंख्य परिवर्तन हैं। उदाहरण के लिए, शानहाई चिंग में सूर्य के साथ कुआफू की दौड़, हुआइनान तजू में यी द्वारा 9 सूर्यों को मार गिराना, हसी यूची में मंकी किंग की 72 कायापलट, लियाओ चाय की अजीब कहानियों में भूतों और लोमड़ियों के इंसानों में रूपांतरित होने के कई प्रसंग आदि हैं। लेकिन विपरीतताओं के ये पौराणिक परिवर्तन ठोस विरोधाभासों को प्रतिबिंबित करने वाले ठोस परिवर्तन नहीं हैं। वे भोले भाले, काल्पनिक, व्यक्तिपरक रूप से कल्पित परिवर्तन हैं जो विपरीतताओं के असंख्य वास्तविक और जटिल परिवर्तनों द्वारा एक दूसरे में बदल दिए जाते हैं। मार्क्स ने कहा, सभी पौराणिक कथाएं कल्पना के माध्यम से और प्रकृति की शक्तियों पर प्रभुत्व रखती हैं, हावी होती हैं और उन्हें आकार देती हैं। इसलिए जैसे ही मनुष्य प्रकृति की शक्तियों पर प्रभुत्व हासिल कर लेता है, ये गायब हो जाती है। पौराणिक कथाओं में और नर्सरी कहानियों में भी असंख्य परिवर्तन लोगों को प्रसन्न करते हैं क्योंकि वे प्रकृति की शक्तियों पर मनुष्य की विजय का कल्पनाशील चित्रण करते हैं, और सर्वोत्तम मिथकों में शाश्वत आकर्षण होता है, जैसा कि मार्क्स ने कहा था। लेकिन मिथक दी गई स्थितियों में मौजूद ठोस विरोधाभासों से नहीं बने हैं और इसलिए वास्तविकता का वैज्ञानिक प्रतिबिंब नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि मिथकों या नर्सरी कहानियों में विरोधाभास का निर्माण करने वाले पहलुओं की केवल एक काल्पनिक पहचान होती है, कोई ठोस पहचान नहीं। वास्तविक परिवर्तनों में पहचान का वैज्ञानिक प्रतिबिंब मार्क्सवादी द्वंद्ववाद है। एक पत्थर को नहीं बल्कि एक अंडे को मुर्गी में क्यों बदला जा सकता है? युद्ध और शांति के बीच कोई पहचान क्यों नहीं है और युद्ध और पत्थर के बीच कोई पहचान क्यों नहीं है? मनुष्य केवल मनुष्य को ही जन्म क्यों दे सकता है, किसी और चीज को नहीं? एकमात्र कारण यह है कि विपरीत की पहचान केवल आवश्यक शर्तों में ही मौजूद होती है। इन आवश्यक शर्तों के बिना कोई भी पहचान नहीं हो सकती। ऐसा क्यों है कि 1917 में रूस में बुर्जुआ लोकतांत्रिक फरवरी क्रांति सीधे सर्वहारा समाजवादी अक्टूबर क्रांति से जुड़ी थी, जबकि फ्रांस में बुर्जुआ क्रांति सीधे समाजवादी क्रांति से नहीं जुड़ी थी और 1871 का पेरिस कम्यून विफलता में समाप्त हुआ। दूसरी ओर, ऐसा क्यों है कि मंगोलिया और मध्य एशिया की खानाबदोश व्यवस्था को सीधे समाजवाद से जोड़ा गया है?
ऐसा क्यों है कि चीनी क्रांति पूंजीवादी भविष्य से बच सकती है और पश्चिमी देशों की पुरानी ऐतिहासिक राह पर चले बिना, बुर्जुआ तानाशाही के दौर से गुजरे बिना सीधे समाजवाद से जुड़ सकती है? इसका एकमात्र कारण उस समय की ठोस परिस्थितियां हैं। जब कुछ आवश्यक स्थितियां मौजूद होती हैं तो चीज़ों के विकास की प्रक्रिया में कुछ विरोधाभास उत्पन्न होते हैं और इसके अलावा उनमें निहित विरोध अन्योन्याश्रित होते हैं और एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं, अन्यथा इनमें से कुछ भी संभव नहीं होगा। ऐसी है पहचान की समस्या। फिर संघर्ष क्या है और पहचान और संघर्ष के बीच क्या संबंध है? लेनिन ने कहा, विपरीतों की एकता, संयोग, तादात्म्य, समान क्रिया, सशर्त, अस्थायी, क्षणभंगुर, सापेक्ष है। जिस प्रकार विकास और गति निरपेक्ष हैं, उसी प्रकार परस्पर अनन्य विपरीतताओं का संघर्ष भी निरपेक्ष है। इस अनुच्छेद का क्या अर्थ है? सभी प्रक्रियाओं का आरंभ और अंत होता है। सभी प्रक्रियाएं स्वयं को अपने विपरीत में परिवर्तित कर लेती हैं। सभी प्रक्रियाओं की स्थिरता सापेक्ष है, लेकिन एक प्रक्रिया के दूसरे में परिवर्तन में प्रकट होने वाली परिवर्तनशीलता निरपेक्ष है। सभी चीज़ों में गति की दो अवस्थाएं होती हैं, एक सापेक्ष विश्राम की और दूसरी विशिष्ट परिवर्तन की। दोनों ही किसी वस्तु में निहित दो विरोधाभासी तत्वों के बीच संघर्ष के कारण उत्पन्न होते हैं। जब कोई वस्तु गति की पहली अवस्था में होती है तो उसमें केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है, न कि गुणात्मक परिवर्तन, और परिणामस्वरूप वह विश्राम अवस्था में होने का बाहरी आभास प्रस्तुत करता है। जब कोई वस्तु गति की दूसरी अवस्था में होती है तो पहली अवस्था का मात्रात्मक परिवर्तन पहले ही एक चरम बिंदु पर पहुंच चुका होता है और एक इकाई के रूप में वस्तु के विघटन को जन्म देता है, और उसके बाद गुणात्मक परिवर्तन होता है, इसलिए एक विशिष्ट परिवर्तन की उपस्थिति होती है। ऐसी एकता, एकजुटता, संयोजन, सद्भाव, संतुलन, गतिरोध, आराम, स्थिरता, संतुलन, दृढ़ता, आकर्षण इत्यादि, जैसा कि हम दैनिक जीवन में देखते हैं, ये सभी मात्रात्मक परिवर्तन की स्थिति में चीज़ों की उपस्थिति हैं। दूसरी ओर एकता का विघटन अर्थात इस एकजुटता, संयोजन, सद्भाव, संतुलन, गतिरोध, आराम, निरंतरता, संतुलन, दृढ़ता और आकर्षण का विनाश और प्रत्येक का इसके विपरीत में परिवर्तन, ये सभी हैं गुणात्मक परिवर्तन की स्थिति में चीज़ों का प्रकट होना, एक प्रक्रिया का दूसरी प्रक्रिया में रूपांतरण। चीज़ें लगातार स्वयं को गति की पहली से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर रही हैं। दोनों अवस्थाओं में विरोधों का संघर्ष चलता रहता है, लेकिन अंतर्विरोध का समाधान दूसरी अवस्था से होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि विपरीतताओं की एकता सशर्त, अस्थायी और सापेक्ष है, जबकि परस्पर अनन्य विपरीतताओं का संघर्ष निरपेक्ष है। जब हमने ऊपर कहा कि दो विपरीत चीज़ें एक ही इकाई में सह अस्तित्व में रह सकती हैं और खुद को एक दूसरे में बदल सकती हैं क्योंकि उनके बीच पहचान है, तो हम सशर्तता की बात कर रहे थे, यानी दी गई स्थितियों में दो विरोधाभासी चीज़ें एकजुट हो सकती हैं और हो सकती हैं स्वयं को एक दूसरे में रूपांतरित कर लेते हैं, लेकिन इन स्थितियों के अभाव में वे एक विरोधाभास का निर्माण नहीं कर सकते, एक ही इकाई में सह अस्तित्व में नहीं रह सकते और स्वयं को एक दूसरे में परिवर्तित नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि विपरीत की पहचान केवल दी गई स्थितियों में ही प्राप्त होती है, जैसा कि हमने कहा है कि पहचान सशर्त और सापेक्ष है। हम ये जोड़ सकते हैं कि विरोधों के बीच संघर्ष शुरू से अंत तक एक प्रक्रिया में व्याप्त रहता है और एक प्रक्रिया को दूसरे में परिवर्तित कर देता है, कि यह सर्वव्यापी है और इसलिए ये संघर्ष बिना शर्त और पूर्ण है। सशर्त, सापेक्ष पहचान और बिना शर्त पूर्ण संघर्ष का संयोजन सभी चीज़ों में विरोधों की गति का गठन करता है। हम चीनी अक्सर कहते हैं, जो चीज़ें एक दूसरे का विरोध करती हैं वे एक दूसरे की पूरक भी होती हैं, अर्थात एक दूसरे की विरोधी वस्तुओं की पहचान होती है। ये कहावत द्वंद्वात्मक है और तत्वमीमांसा के विपरीत है। एक दूसरे का विरोध करना का तात्पर्य आपसी बहिष्कार या दो विरोधाभासी पहलुओं के संघर्ष से है। एक दूसरे के पूरक का अर्थ है कि दी गई परिस्थितियों में दो विरोधाभासी पहलू एकजुट होते हैं और पहचान प्राप्त करते हैं। फिर भी संघर्ष पहचान में अंतर्निहित है और संघर्ष के बिना कोई पहचान नहीं हो सकती। अस्मिता में संघर्ष है, विशिष्टता में सार्वभौमिकता है और वैयक्तिकता में व्यापकता है। लेनिन को उद्धृत करने के लिए, सापेक्ष में एक निरपेक्षता है। विरोधाभास में विरोध का स्थान। विरोधों के संघर्ष के प्रश्न में ये प्रश्न भी शामिल है कि विरोध क्या है। हमारा उत्तर यह है कि विरोध विरोधों के संघर्ष का एक रूप है, लेकिन एकमात्र रूप नहीं है। मानव इतिहास में वर्गों के बीच विरोध विरोधों के संघर्ष की एक विशेष अभिव्यक्ति के रूप में मौजूद है। शोषक और शोषित वर्ग के बीच विरोधाभास पर विचार करें। ऐसे विरोधाभासी वर्ग एक ही समाज में लंबे समय तक सह अस्तित्व में रहते हैं, चाहे वह गुलाम समाज हो, सामंती समाज हो या पूंजीवादी समाज हो, और वे एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं।
लेकिन ऐसा तब तक नहीं होता जब तक कि दोनों वर्गों के बीच का अंतर्विरोध एक निश्चित स्तर तक विकसित न हो जाए कि वह खुले विरोध का रूप धारण कर ले और क्रांति में विकसित न हो जाए। यही बात वर्ग समाज में शांति को युद्ध में बदलने पर भी लागू होती है। विस्फोट से पहले एक बम एक एकल इकाई है जिसमें विपरीत परिस्थितियां दी गई परिस्थितियों में सह अस्तित्व में रहती हैं। विस्फोट तभी होता है जब कोई नई स्थिति, ज्वलन, मौजूद होती है। उन सभी प्राकृतिक घटनाओं में एक समान स्थिति उत्पन्न होती है जो अंततः पुराने विरोधाभासों को सुलझाने और नई चीजों को उत्पन्न करने के लिए खुले संघर्ष का रूप धारण करती है। इस तथ्य को समझना बेहद जरूरी है। ये हमें ये समझने में सक्षम बनाता है कि वर्ग समाज में क्रांतियां और क्रांतिकारी युद्ध अपरिहार्य हैं और उनके बिना सामाजिक विकास में कोई भी छलांग लगाना और प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों को उखाड़ फेंकना असंभव है और इसलिए लोगों के लिए राजनीतिक सत्ता हासिल करना असंभव है। कम्युनिस्टों को प्रतिक्रियावादियों के कपटपूर्ण प्रचार का पर्दाफाश करना चाहिए, जैसे कि ये दावा कि सामाजिक क्रांति अनावश्यक और असंभव है। उन्हें सामाजिक क्रांति के मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत को दृढ़ता से कायम रखना चाहिए और लोगों को यह समझने में सक्षम बनाना चाहिए कि सामाजिक क्रांति न केवल पूरी तरह से आवश्यक है बल्कि पूरी तरह से व्यावहारिक भी है, और मानव जाति के पूरे इतिहास और सोवियत संघ की विजय ने इस वैज्ञानिक सत्य की पुष्टि की है। हालांकि हमें विरोधियों के प्रत्येक विशिष्ट संघर्ष की परिस्थितियों का ठोस अध्ययन करना चाहिए और ऊपर चर्चा किए गए फॉर्मूले को हर चीज पर मनमाने ढंग से लागू नहीं करना चाहिए। विरोधाभास और संघर्ष सार्वभौमिक और निरपेक्ष हैं, लेकिन विरोधाभासों को हल करने के तरीके, यानी संघर्ष के रूप, विरोधाभासों की प्रकृति में अंतर के अनुसार भिन्न होते हैं। कुछ अंतर्विरोध खुले विरोध की विशेषता रखते हैं, अन्य नहीं। चीजों के ठोस विकास के अनुसार कुछ विरोधाभास जो मूल रूप से गैर विरोधी थे वे विरोधी में विकसित हो जाते हैं, जबकि अन्य जो मूल रूप से विरोधी थे वे गैर विरोधी में विकसित हो जाते हैं। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, जब तक वर्ग मौजूद हैं, कम्युनिस्ट पार्टी में सही और गलत विचारों के बीच विरोधाभास पार्टी के भीतर वर्ग विरोधाभासों का प्रतिबिंब है। सबसे पहले कुछ मुद्दों के संबंध में ऐसे विरोधाभास स्वयं को विरोधी के रूप में प्रकट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वर्ग संघर्ष के विकास के साथ वे बढ़ सकते हैं और विरोधी बन सकते हैं। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास हमें दिखाता है कि लेनिन और स्टालिन की सही सोच और ट्रॉट्स्की, बुखारिन और अन्य की भ्रामक सोच के बीच विरोधाभास पहले तो एक विरोधी रूप में प्रकट नहीं हुए, लेकिन बाद में वे विकसित हुए विरोध में। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में ऐसे ही मामले हैं। पहले तो हमारी पार्टी के कई साथियों की सही सोच और चेंतु हजियू, चांद कुओताओ और अन्य लोगों की गलत सोच के बीच विरोधाभास भी एक विरोधी रूप में प्रकट नहीं हुए, लेकिन बाद में वे विरोध में विकसित हो गए। वर्तमान में हमारी पार्टी में सही और गलत सोच के बीच का विरोधाभास विरोधात्मक रूप में प्रकट नहीं होता है और जिन साथियों ने गलतियां की हैं, यदि वे उन्हें सुधार सकें तो यह विरोध में विकसित नहीं होगा। इसलिए पार्टी को एक और गलत सोच के खिलाफ गंभीर संघर्ष करना होगा और दूसरी ओर गलतियां करने वाले साथियों को जागने का पर्याप्त अवसर देना होगा। ऐसा होने पर अत्यधिक संघर्ष स्पष्ट रूप से अनुचित है, लेकिन अगर जिन लोगों ने गलतियां की हैं वे उनमें बने रहें और उन्हें बढ़ाएं, तो संभावना है कि यह विरोधाभास विरोध में विकसित हो जाएगा। आर्थिक रूप से शहर और देश के बीच विरोधाभास पूंजीवादी समाज में अत्यंत विरोधी है, जहां पूंजीपति वर्ग के शासन के तहत शहर ग्रामीण इलाकों को बेरहमी से लूटते हैं, और चीन में कुओमितान क्षेत्रों में जहां विदेशी साम्राज्यवाद और चीनी शासन के तहत बड़े दलाल पूंजीपति शहर सबसे अधिक क्रूरता से ग्रामीण इलाकों को लूटते हैं। लेकिन एक समाजवादी देश में और हमारे क्रांतिकारी आधार क्षेत्रों में यह विरोधी विरोधाभास एक ऐसे विरोधाभास में बदल गया है जो गैर विरोधी है, और जब कम्युनिज्म समाज पहुंच जाएगा तो इसे खत्म कर दिया जाएगा। लेनिन ने कहा, प्रतिद्वंद्विता और विरोधाभास बिल्कुल एक ही नहीं हैं। समाजवाद के तहत पहला गायब हो जाएगा, दूसरा बना रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि विरोध विरोधों के संघर्ष का एक रूप है, लेकिन एकमात्र रूप नहीं है। विरोध का सूत्र हर जगह मनमाने ढंग से लागू नहीं किया जा सकता। 7. निष्कर्ष। अब हम संक्षेप में कुछ शब्द कह सकते हैं। वस्तुओं में विरोधाभास का नियम, अर्थात विपरीतताओं की एकता का नियम, प्रकृति और समाज का मौलिक नियम है और इसलिए विचार का भी मौलिक नियम है। यह आध्यात्मिक विश्व दृष्टिकोण का विरोध करता है। यह मानव ज्ञान के इतिहास में एक महान क्रांति का प्रतिनिधित्व करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार विरोधाभास वस्तुगत रूप से विद्यमान चीजों और व्यक्तिपरक विचार की सभी प्रक्रियाओं में मौजूद है और शुरुआत से अंत तक इन सभी प्रक्रियाओं में व्याप्त है। यही विरोधाभास की सार्वभौमिकता और निरपेक्षता है। प्रत्येक विरोधाभास और उसके प्रत्येक पहलू की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। यही अंतर्विरोध की विशिष्टता एवं सापेक्षता है।
दी गई स्थितियों में विरोधियों की पहचान होती है और परिणामस्वरूप वे एक ही इकाई में सह अस्तित्व में रह सकते हैं और खुद को एक दूसरे में बदल सकते हैं। ये पुनः विरोधाभास की विशिष्टता और सापेक्षता है। लेकिन विपरीतताओं का संघर्ष अनवरत है। ये तब भी चलता रहता है जब विपरीत सह अस्तित्व में होते हैं और जब वे स्वयं को एक दूसरे में परिवर्तित कर रहे होते हैं, और विशेष रूप से तब स्पष्ट हो जाता है जब वे स्वयं को एक दूसरे में परिवर्तित कर रहे होते हैं। ये फिर से विरोधाभास की सार्वभौमिकता और पूर्णता है। अंतर्विरोध की विशिष्टता और सापेक्षता का अध्ययन करते समय हमें मुख्य अंतर्विरोध और गैर प्रमुख अंतर्विरोधों के बीच अंतर और किसी अंतर्विरोध के मुख्य पहलू और गैर प्रमुख पहलू के बीच अंतर पर ध्यान देना चाहिए। विरोधाभास की सार्वभौमिकता और विरोधाभास में विपरीतताओं के संघर्ष का अध्ययन करते समय हमें संघर्ष के विभिन्न रूपों के बीच अंतर पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा हम गलतियां करेंगे। यदि अध्ययन के माध्यम से हम ऊपर बताई गई आवश्यक बातों की वास्तविक समझ हासिल कर लेते हैं तो हम हठधर्मी विचारों को ध्वस्त करने में सक्षम होंगे जो मार्क्सवाद लेनिनवाद के मूल सिद्धांतों के विपरीत हैं और हमारे क्रांतिकारी उद्देश्य के लिए हानिकारक हैं, और व्यवहारिक अनुभव वाले हमारे साथी होंगे। अपने अनुभव को सिद्धांतों में व्यवस्थित करने और अनुभववादी त्रुटियों को दोहराने से बचने में सक्षम। विरोधाभास के नियम के हमारे अध्ययन से ये कुछ सरल निष्कर्ष हैं।